बघाट स्टेट के राणा थे जी। उन्होंने 1880 में सोलन को भोज के बाद राजधानी के लिए चुना था, बघाट स्टेट के लिए। पहले मेला वहां हुआ करता था और उसके बाद मेला वहां से जो शिफ्ट हुआ है, वो जब ठोडो ग्राउंड बड़ा बन गया, वो हमारे सामने बना है। नहीं, पहले तो बहुत छोटा सा ग्राउंड था, तो ये 1/4 ग्राउंड भी नहीं था, मेरे ख्याल उससे भी कम था। तो वो झगड़ा होने की वजह से जब पूछा गया देवी को, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेला कबूल नहीं। राजगढ़ रोड में तहसील के पास थी जी। और ये अगर आप जाए तो सोलन गांव मंदिर के साथ ही ऊपर एक चुंगी थी, यहाँ हिमानी होटल के पास एक चुंगी थी, सलोगड़ा में एक चुंगी थी जी। तो वो चुंगी जो थी जी, वो चार्ज की जाती थी, क्योंकि चुंगी चोरी की बात बड़ी होती थी कि फलाना चुंगी चोरी बहुत करता है। और डॉक्टर परमार आए, वो खुद गैती लेकर खोदना शुरू कर रहे हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति और आप लोगों का स्वागत है द रक्षपति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बहुत खास बात पे हम बात करने वाले हैं, बहुत खास विषय पे हम बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो 12 हमारे पास जिले हैं और उन जिलों की अपनी अपनी कहानी है। उनमें सबसे यंगेस्ट जिलों में आता है हमारे बीच में सोलन। सोलन वो जगह है जहां से हिमाचल का नाम भी फाइनल हुआ था। सोलन वो जगह है जहां पे बघाट स्टेट कभी हुआ करती थी। शूलनी टेम्पल यहाँ पर है, ठोडो मैदान यहाँ पर है और यहाँ का शूलनी मेला एक ऐसा मेला माना जाता है जहां पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता। लेकिन सोलन की जो कहानी है यहाँ से शुरू नहीं होती। अंग्रेज जब शिमला की ओर जाने लगे तो सोलन रास्ते में पड़ा। जब यहाँ पर हिमाचल को एक औद्योगिक पैकेज मिलना था तो भी सोलन को देखा गया। तो सोलन अपने अंदर बहुत से राजों को छुपा के बैठा है, बहुत सी कहानियों को छुपा के बैठा है और उन कहानियों को साझा करने के लिए हम आज अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहते हैं कुल राकेश पंत जी का। पंत साहब हमारे बीच में साहित्यकार भी हैं, उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में चाहे वो मुद्दे पॉलिटिकल हों, लोगों के भलाई के हों, उसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने अपना जीवन यहाँ पर पूरा लगाया है। आज वो एक ज्ञान का भंडार ना केवल सोलन की हिस्ट्री के बारे में है बल्कि हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में है। पंत साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सामने निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंत साहब, जो हम लोग चाह रहे थे कि भाई सोलन की हिस्ट्री के बारे में पता किया जाए। जी। सोलन की सबसे बड़ी समस्या, जब आपने भी ऑफ द कैमरा बात की कि ज्यादा लिखित हिस्ट्री हमें सोलन की मिलती नहीं है, तो आज हम चाहेंगे कि जो सोलन के लोग हैं और जो सोलन की कल्चर है, परंपराएं हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करें। जो एक विकास की धारा यहाँ से शिमला से चंडीगढ़ को बहती गई, उसके बीच में सोलन कहाँ पर रहता है उसके बारे में बात करें। शुरुआत से शुरू करेंगे सर जी। जो सोलन है, अब तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, सोलन शहर भी है, लेकिन जो ये पुराने समय पर इसका नाम हुआ करता था, बघाट हुआ करता था। रियासत का नाम जो था वो बघाट हुआ करता था। तो कहा जाता है सर 12 घाट होते थे। तो मुझे तो सबसे पहले ये बता दीजिए सर, उन 12 घाटों में से हमें तो कुछ ही पता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक ये 12 घाट हुआ करते थे और क्यों इनकी राजधानी क्या हमेशा से सोलन में थी या फिर सोलन बाद में समय के साथ आई, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। मैंने जो पढ़ा है या जो सुना है वो आपके साथ शेयर कर सकूं तो मेरा सौभाग्य और भी से परम सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति से, जो कि सारे हिमाचल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, मैं भी कुछ साझा कर सकूं। जहाँ तक सोलन की बात है, सोलन जो शहर है, इससे पहले बघाट स्टेट का एक हिस्सा होता था जी। पर सोलन के बारे में ही अगर हम बात करना शुरू करें, 1880 में जी राणा दलीप सिंह जी, जो उस जमाने के बघाट स्टेट के राणा थे जी, उन्होंने 1880 में सोलन को भोज के बाद राजधानी के लिए चुना था, बघाट स्टेट के लिए। अच्छा, 1880 में मतलब सोलन में राजधानी शिफ्ट हुई बघाट की। जी। उसका मैं समझता हूँ कि कारण यह था कि एक तो जो भोज वाली राजधानी थी जी, वो अंग्रेजों ने उनसे ले ली थी जी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की मदद नहीं की थी, तो उस नाते वो ले ली थी। तो उनको नई जब तलाश करनी शुरू की तो उन्होंने सोलन को तलाश किया। उसके पीछे कुछ जो कारण मुझे लगते हैं वो मैं आपसे जरूर आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा। 1880 में दलीप सिंह जी ने सोलन को चुना जी। सोलन चुनने का मुख्य कारण ये भी था कि सोलन के उस एरिया में राजधानी बनाने की पहले बात हुई जी, कि जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में सेरी मौजा कहते थे। मतलब जो आज का मॉडर्न डे सोलन शहर है, ये सेरी मौजा हुआ करता था? नहीं, टोटल नहीं। अच्छा, टोटल नहीं। अब तो मैं आप आगे बताऊंगा। जैसे ये जो सोलन में राजधानी बनाने की बात हुई तो रेवेन्यू विलेज सेरी मौजा में बनाने की बात हुई, जहां पर कि पुराना महल भी बना हुआ था जी,
और शेरी मोजा में ही जी। ये राजधानी बनने से पहले यहाँ पर एक जिसको सोलन गांव का मंदिर कहते हैं, वो उसकी स्थापना उससे भी पहले की हुई थी। उसके मामले में उसका स्थापना हुई थी कोई ऐसी जानकारी जी। उपलब्ध नहीं है जी। जिसको ये कहा जा सके कि इस सन में ये स्थापना जो हुई थी। जी, जी। पर वो मंदिर पहले वहां था और उसी एरिया में शेरी मौजा में ही सोलन बघाट की राजधानी की स्थापना, और वो स्थापना करने का जो कारण भी था, मुझे लगता है उसका कारण ये था कि 1856 में जी। कालका शिमला रोड बनकर तैयार हो गई थी। ओके। मेजर ब्रिक थे, जी। उन्होंने इस रोड को तैयार कर दिया था। जी। दूसरी बात ये थी कि शिमला रेल लाइन की बात होती, अंबाला शिमला रेल लाइन की बात थी, जिस संबंध में 1854 में जी। ही ये जो मौजा कथेड़ है, जी। इसमें से रेल लाइन निकालने की बात हो गई थी। जो मौजा कथेड़ है, ये आज का जो कथेड़ है उसके आसपास। हाँ, ये आप ये समझिए कि जो रेलवे स्टेशन है, जी। इसके नीचे जो इलाका जहाँ बस स्टैंड वगैरह, ये सारा मौजा कथेड़ी है। ओके, ठीक है। तो इसमें ये रेलवे लाइन भी आएगी, ये 1854 में ही जी। बात शुरू हो चुकी थी कि यहाँ से। तो मैं समझता हूँ राणा दलीप सिंह जी ने तब ठीक समझा होगा कि सोलन एक ऐसी जगह है जो सड़क तो आ ही चुकी है शिमला को जाने वाली, कालका शिमला वाली, और दूसरा जब भी आएगी तो रेल यहाँ आ जाएगी। जी। तो सोलन की स्थापना में प्रमुख रूप से ये बात तो ये हुई, जो ये पर्टिकुलर अभी हम सोलन शहर दिखते हैं। ठीक है। 56 के बाद से उन्होंने ये सुन के ये तैयारी कर ली थी कि यहाँ से रेल लाइन जाने वाली है, सड़क भी है। ठीक है सर। दो चीजें 56 में जो कालका शिमला रोड था ये कंप्लीट हो चुका था। जी। जी। और रेल लाइन, और 54 में ही ये बात हो गई थी कि कथेड़ वाले एरिया से ही रेल लाइन निकाली जाएगी। ठीक है, उसको कंसीडर करके उन्होंने यहाँ पे। इससे पहले आपने जो जगह बताई, ये इससे पहले कहाँ पे राजधानी थी? इससे पहले बोझ, जो आज के समय पर कहा, आज के समय पर ये बोझ जो है, ये ड्योठी से पहले, जब सोलन से हम जाते हैं तो ड्योठी से पहले मेन रोड से ऊपर नीचे एक गांव तोप की बेड़ पड़ता है, उससे पहले ऊपर की तरफ ये वाली जगह। अब तो नहीं, पुराने वहां पहले महल के खंडरात थे, पर अब किसी को उन्होंने बेच दिया उस प्रॉपर्टी को। ओके, जो राजा है यहाँ के, उन्होंने, हाँ, उन्होंने यहाँ के वंशजों ने बेचा होगा। और सर यदि बात करें, इसी की बात करें, तो क्या इससे पहले भी हमारे पास कोई और राजधानी थी यहाँ पर सोलन में? हाँ, इससे पहले भी ये बताया जाता है कि पहले कोटी में भी राजधानी थी जी, और फिर जौनाजी में भी राजधानी थी। अच्छा, मतलब जौनाजी, फिर कोटी, फिर बोझ, और फिर उसके बाद यहाँ पर बघाट की सोलन होगी 1880 में। 1880 में। चलिए, 1880 तक का सफर तो हमने तय कर लिया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग आपने बात बोली कि जो बोझ में जब राजधानी थी वो अंग्रेजों ने उनसे छीन ली, और वो इसलिए छीनी क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। इस इंसिडेंट के बारे में सर थोड़ा बताएंगे अगर? ये जो हुआ था, किस इंसिडेंट में उन्होंने साथ नहीं दिया था? ये बेसिकली ये थे कि जब 1810 और 16 के बीच के आसपास में जी, जो गोरखा वार हो रहा था, जी, जी, तो गोरखाओं ने सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था। जी, जी, जी। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, जी, तो अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने सब यहाँ के जो राजा लोग थे, जी, उन लोगों ने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की, और अंग्रेजों ने जब गोरखों को भगाया, जी, तो फिर राजाओं को उनकी चीजें वापस मिलने भी शुरू हो गई, जी, जिनमें से कुछ की पूरी स्टेट ही वैसे थी, और कुछ ही एक स्टेट का एक पार्ट था जो गोरखों के पार्ट में था। जी, वो जैसे अंग्रेजों ने ठीक समझा, वो पूरा हिस्सा या थोड़ा हिस्सा उनको देना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो मतलब बेसिकली ये जो वॉर थी, गोरखा वॉर में अंग्रेजों का साथ ना देने की वजह से यहाँ पर बघाट के राजा को ये सहना पड़ा। जी है, मैं समझ गया। तो ये जिस वॉर की हम बात कर रहे हैं, सभी लोगों को वैसे पता भी होना चाहिए, एंग्लो गोरखा वॉर अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यदि एक तरह से उन्होंने वहां पे गोरखास को एक शरण दे दी, ऐसा कहना ठीक रहेगा क्या? नहीं, गोरखास कुछ बोझ में शरण देने की बात नहीं हुई जी। अंग्रेजों ने अपना कंटोनमेंट सा बनाने के, तो कुछ लोग भी यहाँ भी रहेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया राजा साहब ने। नहीं जी, राजा साहब के पास तो कोई चॉइस ही नहीं, राजा नहीं, राणा के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उस जमाने में राणा थे। जी, उन्होंने वो जब ले लिया तो उनको ये तलाश करनी पड़ी कि नई राजधानी कहाँ बनानी है। तो 1880 में सोलन में उन्होंने बघाट की नई राजधानी बना ली। ओके, 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 मतलब वहां पे उन्होंने कहा कि ये लोग रहेंगे, तो इन्होंने अपनी राजधानी वहां से शिफ्ट कर ली। चलिए, बढ़िया। इसके साथ साथ सर, जब हम बात करते हैं सोलन में शिफ्ट होते हैं, तो अभी हम तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहुंचे हैं। अब यहाँ पर कालका रेल लाइन आती है धीरे धीरे। 1903 में 1903 में चलना शुरू हो गई थी सर।
और उस समय पर ह्यूज hefty सम इस पे लगाया गया था। और उस समय के इस बात से अब तक हमारे बीच में ना इसको एक बार उसी समय के दौरान ही इसे चौड़ा किया गया था, उसी दौरान ही, और थोड़ा सा ही चौड़ा, कुछ इंचेस ही चौड़ा किया गया था, और उसके बाद से अब तक हमारे बीच में कोई दूसरी रेल लाइन यहाँ पे नहीं चली है। एक बात यहाँ पर जरूर जो प्रश्न आता है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले मैं इस पे आना चाहूंगा, आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक तो बड़ों की, कर्नल बड़ों की कहानी जी, जी। बहुत मशहूर है, जी हाँ जी। और जबकि हम इसके बारे में जब मैं ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह ढूंढता हूँ तो अब एक, जिन लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। कहा जाता है कि यहाँ पर जो बड़ों की टनल निकाली जानी थी, तो उस बड़ों की टनल निकालने के लिए कर्नल बड़ों करके कोई एक व्यक्ति थे, उनको ये काम दिया गया, लेकिन उन्होंने टनल का दोनों तरफ से जब ये जोड़ने की कोशिश किया तो वो जुड़ी नहीं, और इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उनसे गुस्सा होकर उनके ऊपर ₹1 का फाइन लगाया। वो ह्यूमिलेट हो गए और ही कमिटेड सुसाइड उन्होंने वहां पर कर लिया, उसी टनल के या उस टनल के आसपास में, और फिर ये कहानी वहां पे बताई जाती है, और उसके बाद लोगों को हॉन्टिंग वहां पे उनका भूत दिखने लगा, ऐसा लोग कहते हैं। इंटरेस्टिंगली सर, जब मैं इसको ढूंढा तो मुझे इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं मिला, और दो बड़ी बातें हैं इसमें। एक, अंग्रेज जो कर्नल का खुद को गोली मारना एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी, तो उस तरह का कोई आर्टिकल उस दौरान के अखबारों में, जो जितना मेरे पास आई, उसमें मुझे नहीं मिला। दूसरा कि अगर वहीं पे उनको कहते हैं कि दफनाया गया था, तो उनकी अभी के टाइम पे भी कोई ऐसे कब्र वहां पे नहीं है। तो आप कितना इसे मानते हैं कि सच है या एक बना दिया गया है, क्या समझते हैं आप इसे? नहीं, शायद यहाँ तक की बात तो ये लगती है कि कोई ना कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा जी क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जी जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया जी कि जो कथेड़ क्षेत्र में सोलन का रेलवे स्टेशन बनाने, रेलवे लाइन निकालने की बात थी, जो कथेड़ क्षेत्र से निकालने की बात थी, वो पीरियड आ रहा है 1854 का। जी तो इसका मतलब ये है कि 1854 से पहले तो ये तय हो गया, जी और ये जब 1854 जी और 1903 के बीच की बात रही होगी, जब ये टनल बनाने की स्टेज आई होगी। जी 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 तो फिर भी हिस्ट्री के बारे में एक बात जरूर कही जानी चाहिए कि ये तथ्यों से आधारित हो तो ज्यादा अच्छा लगे। जी चलिए, और वैसे भी जो सुपर नेचुरल चीजों के बारे में है, ज्यादातर हिस्ट्री उस जी, पर जी, जी। विश्वास करती भी नहीं है। हाँ, पर जब यहाँ पे रेल लाइन पहुंच भी गई सर, अंग्रेजों का आना जाना बनने लगा, जी। तो अब थोड़ा आगे की तरफ को आते हैं। तो अब जो पुराने फेयर्स की हम बात करें, क्योंकि सोलन के बीच में जब हम बात करेंगे, एक सर, सोलन को अगर कोई व्यक्ति याद करता है, मॉल रोड अभी अभी आया है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले एक ठोडो ग्राउंड और एक दूसरा हमारा शूलिनी माता मंदिर और उसका मेला। पहले तो मैं सर शूलिनी माता मंदिर मेला होता है शूलिनी माँ का, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। अभी आज राज्य स्तरीय है, 3 दिन का है, और शायद इसको बाद राष्ट्रीय स्तरीय करने की भी हो गई है, कहा तो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी जो अर्लीस्ट मेमोरी है 40s 50s के आसपास में, तो ये मेला क्या उसी समय पर ठोडो ग्राउंड में हुआ करता था? ऐसी ही भीड़ जुटती थी, ऐसे ही डोली उठती थी, और ऐसे ही लोग आते थे दूर दूर से, पुष्पवर्षा करते थे? वो मैं 1948 का मेरा बर्थ है, नवंबर 1948 का। तो जब मैंने इस मेले को देखा तो मैंने ठोडो ग्राउंड में देखा। ठोडो ग्राउंड में? हाँ, जी पर उससे पहले जी जहाँ गंज बाजार में जी दुर्गा माता का मंदिर है, शूलिनी पीठम जिसे कहते हैं, हाँ, उसके पीछे जहाँ आजकल कोऑपरेटिव की दुकान वगैरह बन रही है, जी, वहां पर उस स्थान को खड़ा कहा जाता था, अखाड़ा। हाँ, क्योंकि सोलन के मेले की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात वो सदा से रही है, वो कुश्तियां रही है। जी तो शायद वो अखाड़े से ही वो हुआ होगा। पहले मेला वहां हुआ करता था, जी और उसके बाद मेला वहां से जो शिफ्ट हुआ है, वो जब ठोडो ग्राउंड बड़ा बन गया, वो हमारे सामने बना है। बड़ा भी बनाया। एक मिनट पहले मैं शूलिनी माता के मंदिर जी, जी, बात कर लेते जी। हैं। अभी 3 दिन का हुआ? हाँ, 3 दिन का जी। शुक्रवार के दिन, जी आषाढ़ महीने के, अब वो पहला या कौन से वाला वो है कि जो वो निश्चित एक डेट होती है, जी 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 तो वो शुक्रवार को जो सोलन गांव वाली माता है, जी वो सोलनगंज बाजार वाला जो मंदिर है, उसको अपनी बहन को मिलने आती है, जी और उस उपलक्ष्य में मेला होता है। जी और शुक्रवार की रात को और शनिवार की रात को दोनों बहनें इकट्ठी रहती हैं, जी और इतवार की शाम को जो सोलन गांव वाली बहन जो उसको मिलने वाली आती है, वो वापस चली जाती है, तो उसके साथ ही मेला संपन्न हो जाता
जी, ये मतलब पहले से यही परंपरा हमारे बीच में रही है। ऐसा भी बताते हैं सर, अब आपके सामने हुआ है या आपके पहले हुआ है, उसके बारे में भी बताइएगा कि एक दफा मेला नहीं करवाया गया और बारिश के चलते नहीं करवाया गया था या किसी कारण से नहीं करवाया गया था, तो माता बहुत रुष्ट हो गई थी और उसके बाद पूरे शहर में चेचक फैल गया था। वो इसके बारे में ये सच में हुआ? इसमें असल में जो मैं छोटा छोटा था और मैंने सुनी थी ये बात, जी बेसिकली चेचक फैलने की बात शुरू हो गई थी। जी तो उस जमाने के जो कुछ संभ्रांत लोग थे, जी उन लोगों ने ये बात कहनी शुरू की कि चेचक फैल रही है, इस करके मेले को नहीं करवाया जाना चाहिए। अच्छा, दोनों तरह से। और मुझे अभी याद है, जैसे हमारे पिताजी वगैरह भी बात करते थे कि यहाँ डॉक्टर मनोहर लाल सूरी, जिनके वंश के लोग अभी भी होम्योपैथी की जी वो करते हैं, तो डॉक्टर सूरी वगैरह का नाम ये लगा था काफी कि ये नहीं करने दे रहे। पर फिर भी शहर के सब लोगों ने ये कहा कि भाई जब ऐसी बात हो रही है तो नहीं होना चाहिए। बाकी आम जनता को ये लग रहा था कि उनकी आस्था को कोई बात हो रही है। जी जी तो ये मतलब उसी तरह का हो गया जैसे कोविड के समय में बंद कर दिया गया था, तो चेचक के समय में भी ये कहा गया कि इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। हाँ, तो वो कोविड के टाइम में भी ऐसा ही हुआ कि ये हो गया। जी फिर इसमें एक मेले के साथ एक बात बहुत जो जुड़ी हुई है, जी और एक इंसिडेंट मैं शायद आपसे कभी शेयर नहीं कर सकता हूँ और आज जरूर करना चाहूंगा। जी फिर जो मंदिर के पुजारी हैं, जैसे ही शुक्रवार को दोनों बहनें इकट्ठी होती हैं, तो शनिवार को पुजारी पर देवी आती है जी और उस दिन पूछा जाता है, लोग अपनी समस्याओं के बारे में भी पूछते जी। हैं और ये भी सबसे पहले पूछा जाता है कि आप लोगों को मेला कबूल है? जी बिल्कुल। तो देवी मेला कबूल करती है। जी अभी पिछले कुछ सालों में जी कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, मेले के दौरान झगड़ा सा हो गया था। जी 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 हाँ, ये तो हमें भी याद है। हमने तो वो झगड़ा होने की वजह से जब पूछा गया देवी को कि उन्होंने कहा नहीं, ये मेला कबूल नहीं है। जी और मुझे याद है कि मदन चौहान उस जमाने में डिप्टी कमिश्नर होते थे। जी तो जब उनको ये पता लगा तो फिर मेला दोबारा से किया गया। 6 दिन का मेला हो गया। नहीं जी वो मेला तो हो गया, हाँ, पर माता ने जब वो कबूल नहीं किया जी जी तो वो मेला दोबारा से फिर एक दिन का मेला दोबारा उसे माता ने कबूल हाँ मान रहा। जी और ऐसा ही घटनाक्रम एक दफा ये हुआ कि मूर्तियां चोरी हो गई गंज बाजार वाले मंदिर, जो नीचे वाला मंदिर है। हाँ जी हाँ जी तो मूर्तियां चोरी होने की वजह से ये हुआ कि फिर माता से पूछा गया, क्योंकि माता अपने जो यहाँ उनके कल्याणे हैं जी उनके घरों में उनसे पहले माता को ले जाया भी जाता है, जी लोग इनवाइट करते हैं। जी तो फिर एक मोहनलाल प्रधान जी बसाल पंचायत के हुए, तो इनके घर में फिर वहाँ माता को जब ले जाया गया तो पूछा गया, जी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेले को आप ठीक ढंग से संपन्न कर लो। जी ये ऐसे नहीं ऐसे, उन्होंने पुजारी जी को कुछ बात समझा दी, जी जो समझा दी गई और उसके मुताबिक मेला हुआ। और मतलब मेला उसके बाद वो मूर्तियां मिली सर? मूर्तियां तो नहीं मिली मेरे ख्याल, नई मूर्तियां बनाई और ये जो कल्याणे लोग हैं इन लोगों ने जी मूर्तियों को बनाया और दोबारा से उसकी स्थापना की गई। प्रतिष्ठा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। और शून्य मेले की अब बात करते हैं ना सर, तो अब कहा जाता है, जैसे मैं इसे सब जगह कह रहा हूँ कि हिमाचल के सभी मेले ऑलमोस्ट मैंने कवर किए हैं सर। उसमें जो मुझे जानकारी है कि एक लौता ऐसा मेला है जहाँ पर आप बिना पैसे के भी यदि जाए, बिना कोई 1 रुपया लेकर भी जाए, तो आपको खाने की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी जगह पे भंडारे लगे हुए हैं और सभी जगह पे जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने भंडारों से आप उसे मुफ्त में खा पाते हैं। तो ये क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, इसके पीछे तो मेरे ख्याल हमेशा से तो ऐसी बात नहीं है। जैसे मुझे याद है 50 के दशक में जी मेले का इतना बड़ा स्वरूप नहीं होता था। अच्छा। मेले का स्वरूप ये था कि डोली निकलती जी कुछ लोग डोली को उठाते जी और डोली के साथ कुछ लोग ढोलकी बजाते हुए भी चलते थे। जी कोई बहुत ज्यादा, एक तो पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं थी, अच्छा। दूसरा मुझे ये लगता है कि पैसे भी नहीं थे उस समय पर, जबकि आज के टाइम पे पर कैपिटा इनकम में 16 सबसे आगे है। हाँ, ये देवी का ही आशीर्वाद कहा जाता है। जी हमारे आसपास के किसान बड़े संपन्न हैं, जी बहुत कम ऐसी जगहें होंगी। और सोलन शहर का सौभाग्य भी है कि चारों तरफ इतने संपन्न किसान हैं। अभी ये जो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप सोलन में देख रहे हैं, जी जी ये सब उस संपन्नता का ही वो है। फिर व्यापारियों को भी पैसा आया जी, तो फिर श्रद्धा भाव भी बढ़ने लग गया जी, और दूर दूर से आने लग गए लोग। जी। तो सर जैसे वही आप बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे पहले 50 के दशक में छोटा सा एक हुआ करता था, आबादी भी उतनी, जो अभी का स्वरूप है, जैसे मैंने पिछले जब 10-15 साल में याद करता हूँ, इतनी भीड़ होती है, पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती जब खासकर माता की डोली बाहर आती है। तो ये जो स्वरूप है ये
एक्चुअल में फलीभूत कब होने लगा, अगर आप थोड़ा टाइमलाइन में याद कर पाए इस बात को? देखिए धीरे धीरे तो बढ़ रहा था जी पहले इस सारे इंतजाम में, जैसे जो डोली निकलती थी, डोली के लिए प्रसाद वगैरह का भी इंतजाम, तो मुझे छोटे होते हुए ऐसा ध्यान है, एक लाला शिवचरण दास थे यहाँ जी जो वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी के भी रहे। जी पहले वो ही मैनेज करते थे ये सारा जी डोली का और उसका। फिर उसके बाद मोहन मेकिन के लोगों ने भी, जो पहले डायर मेकिन थी, उन्होंने इसको टेक। फिर धीरे धीरे लोगों ने बनाना, ये जो मंदिर भी बना है आपका सोलन गांव वाला, जी ये पहले इसका बड़ा छोटा स्वरूप था। अच्छा पर ये जो महेंद्र जी होटल वाले, ये जो हलवाई की दुकान वाले लोग हैं, जी शुरू में जो पहली इन्वेस्टमेंट की गई इसको बनाने इसका स्वरूप बनाने में, अच्छा स्वरूप बनाने में, नया स्वरूप बनाने में, जी तो ये महेंद्र जी के परिवार ने इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था। क्या बात है। तो बेसिकली धीरे धीरे सोलन की प्रति श्रद्धा, सोलन माता का आशीर्वाद भी सोलन में पड़ता रहा और लोगों की श्रद्धा भी वापस आती रही। और आज ये जो ऑफ सीजन वेजिटेबल आई, टमाटर आया, मैं उस पर भी आने वाला था सर, टमाटर वगैरह पे भी बात करना चाहता था, लेकिन क्योंकि अभी हमने शूलिनी माता की बात की है, जी हाँ, उसके साथ अब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि पहले होता था अखाड़ा बाजार में, अखाड़े में, हाँ जी, जो शूलिनी पीठम के बिल्कुल पीछे उस समय पर हुआ करता था, वो खाली स्पेस हुआ करता था। जी। आपने देखा है उसे ठोडो ग्राउंड में? मैंने छोटो में, मेरी याददाश्त में छोटो में। और जो आपने एक बात उसके बीच में कही कि ठोडो ग्राउंड को बड़ा किया गया, मतलब जो ओरिजिनल रूप था वो इससे भी छोटा था। अभी जो मतलब सोलन शहर का शायद ये सौभाग्य दुर्भाग्य, इसे जिस भी तरह से देखा जाए, लेकिन एक ही ग्राउंड यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी है, कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए भी है, रैलीज के लिए भी यही ग्राउंड है, बिल्कुल ठीक। एक ही ग्राउंड है। तो क्या ये पहले जो ये ग्राउंड था ये इससे भी छोटा हुआ करता था? नहीं, पहले तो बहुत छोटा सा ग्राउंड था। अच्छा। फिर मैं देखता था कि पुराने जमाने में छोटे छोटे ट्रक चलते थे जी जी यहाँ, लाला शिव दयाल वगैरह और एक उनके पार्टनर भी थे, उनके छोटे छोटे गट्टू कहते थे उस जमाने में, गट्टू टाइप से छोटे जी वो। जी जी तो उससे ये काफी, तब तो ये 1/4 ग्राउंड भी नहीं था मेरे ख्याल, उससे भी कम था। अच्छा। तो ऐसा, जैसे इसका नाम ठोडो हाँ जी, हम बात करते थे। ये नाम भी कैसे पड़ा? हाँ, तो ये सुनने में जो हमने बचपन से सुना था कि वो इतने छोटा सा ग्राउंड था और उसमें ये जो ठोडा गेम है जी। ये खेली जाती थी। अच्छा, तो ठोडा गेम खेलने वाली जगह को ही ठोडो ग्राउंड का नाम दे दिया। ये कही हुई बात, कही हुई बात। मतलब आपने भी देखा नहीं, नहीं, लेकिन ग्राउंड आपके सामने बढ़ना। ग्राउंड हमारे सामने बना, म्यूनसिपल ये जो अब कॉर्पोरेशन बन गई है, जी एक काउंसिल की बिल्डिंग भी हमारे सामने बनी। इससे पहले जो ओल्ड डीसी ऑफिस है, जी यहाँ पर एक बिल्डिंग होती थी पुरानी सी, जी। उसमें म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस होता था। और डीसी ऑफिस कहाँ हुआ? ओल्ड डीसी ऑफिस जो अब है, जी। यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग थी। अच्छा अच्छा। ये जो म्यूनसिपल कमेटी का जो बिल्डिंग अब एग्जिस्ट करती है कॉर्पोरेशन की, जो अब तो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन। हाँ। तो इससे पहले वो मुझे ध्यान है कि वहाँ सिनेमा हॉल भी था, और सिनेमा हॉल के सामने जो अब ओल्ड डीसी ऑफिस हो गया है, यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग थी, और शायद इस बिल्डिंग के मालिक कोई माथुर लोग थे। जी जी, ऐसा मुझे किसी ने बताया, वहाँ होता था। ओके। तो जो ये ग्राउंड है ये धीरे धीरे बड़ा किया गया, फिर ये शिफ्ट यहाँ से यहाँ को ये मेला हो गया, और ठोडो ग्राउंड, और एक तरह से सब लोगों की, मेरे ख्याल से जो अभी की जनरेशन है उसकी ऑलमोस्ट सभी की जो मेमोरीज हैं, जो 40s और 50s में भी होंगे, उसके साथ जुड़ी हुई होगी ठोडो ग्राउंड की और शूलिनी माता मेले की। ये जो भंडारे हैं सर, एक आखिरी जो इसी सेगमेंट में पूछना चाह रहा हूँ, ये भंडारे लगना क्या कब से शुरू हुए, जो आप इसका देखते हैं कि प्रारूप में भंडारे लगना शुरू हो गए? ये भंडारे की ये जो आगे बढ़ने का दौर शुरू हुआ जी, ये तो 72 के बाद ही समझिए आप, 70 75 72 के बाद। पर उससे पहले एक जो यहाँ थी, हम जैसे जब छोटे छोटे होते भी, जो भी मेले पर लोगों का घर, सोलन मेले पर पुराने लोगों का सबका ही छुट्टी लेकर जो बाहर नौकरी में भी है, कि भी मेले पे मिलेंगे। अच्छा, स्पेशल आया करते थे? हाँ, स्पेशल आया करते थे। अच्छा। अब मुझे ये ध्यान है कि जैसे चंडीगढ़ यहाँ यूनिवर्सिटी जी शिफ्ट हो गई थी, जी जी, तो हमारे कजन वगैरह भी थे वहाँ, तो फिर ये होता भाई मेले पे जरूर। अब इस जगह पे पहुंचते हैं सर। इस जगह पे पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम आज़ादी के पहले से और थोड़ा मिलता जुलता अभी चला रहे हैं, क्योंकि मेला बहुत प्राचीन है, ग्राउंड बहुत प्राचीन है। अब मैं आना चाहता हूँ उस समय पर ट्रेन आ गई, ट्रेन के साथ बहुत सी चीज़ें ये लेकर आई और सोलन धीरे धीरे बनने लगा। अब इस दौरान एक यहाँ पर बात जो चलती है वो ये है कि हमारा जब आज़ाद हम हुए, तो आज़ादी के एकदम बाद हम जो स्टेट बने, उसमें जो
हिमाचल बना पार्ट सी स्टेट, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स उस समय पर दी गई, चंबा, मंडी, जी महासू और सिरमौर। जी अब सोलन हालांकि सिरमौर के साथ ज्यादा नजदीक है, लेकिन मैं जो मेरी जो समझ बोलती है, ये जो बगाड़ स्टेट है ये महासू के अंडर गई होगी या फिर सिरमौर महासू के अंडर गई। अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ सर कि जो जब ये महासू के अंडर चली गई और मतलब महासू के अंदर आई, और यहाँ पे बताया जाता है कि जब आप सोलन में एंटर करते हैं तो देयर वाज अ पार्ट ऑफ पेप्सू या पटियाला स्टेट जो थी वो यहाँ पर लगती थी, उसकी बाउंड्री कुछ बगाड़ था, फिर पटियाला स्टेट थी, कुछ ब्रिटिश का जगह थी जो शिमला वगैरह था, तो वो किसी के मतलब आज़ादी के बाद तो वो एक तरह से महासू के अंडर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में चले गया, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर चले गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सोलन की बात है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बगाट अपने पूरे ऐश्वर्य पे था तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, और जब हमारी आज़ादी हुई तो कहाँ पेप्सू था और कहाँ बगाड़ था, ऐसे बताया जाए तो कैसे? नहीं, देखिए जो बघाट पुरानी स्टेट थी, ओरिजिनल स्टेट थी जी, इसमें 12 घाट कहते हैं जी, उसमें चैल भी इंक्लूडेड था। ओके, चैल भी उसी में था, वो बाद में कंडा घाट भी था जी, और आपका जैसे ये कोटी में राजधानी बताई गई है, जी जी जी, तो ये एरिया भी उस पे था। जोड़ा जी भी होगा, हाँ जौड़ा जी 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 तो ये सारा एरिया उसमें रहा होगा। जी, तो उसके बाद जैसे ये हुआ कि गोरखा वार हुई, तो गोरखा वार में जो था वो गोरखाओं ने कब्जा कर लिया जी। कुछ एरियाज में, कुछ जैसे यहाँ गोरखों का किला भी है, दारू की जी। लहार में भी है, जी और जो अब का सोलन है उसमें तो बलौड़ वाला किला भी आता है जी 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 है जी। जी तो फिर गोरखा पराजित हो गए जी और उनको एरिया छोड़ना पड़ा। जी तो फिर अंग्रेजों ने जैसी जैसी मतलब जिन जिन राणों राजों ने की हुई थी उसके मुताबिक उनको मतलब जिसने जितना फेवर किया उसे उतनी जमीन दे दी है। जमीन दे दी, और जिसने ज्यादा की हुई थी और जिसने नहीं की हुई थी उनसे लेके जमीन उनको दे दी जिन्होंने ज्यादा मदद की हुई थी। जी जी, तो इस किस्म का काम चलता रहा। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन पे जो आप सिर्फ जिलों की बात कर रहे हैं, जी हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में एक जो काफी अभी तक लगता है कि मुझे कमी दिखती है, जी ये हिमाचल जो पुराना बना था 1948 में जिसको हिमाचल का नाम दिया था, जी जी, वहां पर जो था वो टोटल रियासतों से मिलके बना था, उसमें कोई ब्रिटिश का नहीं था। ओके जी 48 में भी जो बना जी वो सारी जो 30 रियासतें थी, शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जी 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 उनको मिलके वो बना था। जी, तो उस दौरान वहां पर जो एक्टिविटी थी वो कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी नहीं थी। ओके उस जमाने में वो प्रजामंडल थे, ओके ओके, क्योंकि ठीक, जहां भी अंग्रेज थे वहां कांग्रेस काम करती थी, जी और जहां राजे नवाब जी जी लोग थे, रजवाड़े थे, वहाँ तो वहां पर प्रजामंडल फ्रीडम मूवमेंट पे काम करता था। जी तो जो प्रजामंडल फ्रीडम मूवमेंट में है, कभी आने वाले समय में आपसे इसमें भी डिटेल में लंबी बात करें। हाँ हाँ। हाँ, तो वो जो पुरानी वो रियासतों से मिलकर पहला हिमाचल प्रदेश बना था। तो जब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने ये प्रश्न भी क्यों किया, क्योंकि जब मैं पेप्सू की बात कर रहा हूँ, पटियाला स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ बताया जाता है कि जो सोलन शहर के अंदर ही चुंगी हुआ करती थी। चुंगी यानी कि वहां पे जाके आपको एक पर्टिकुलरली टैक्स देना पड़ता था, जिसके बाद आप शहर में एंटर करेंगे, टोल टैक्स, जिसे आज के डेट में हम अगर कहें तो टोल टैक्स जैसा हो गया। तो वो चुंगी हुआ करती थी। उससे पहले की जो जगह थी वो पटियाला के पास थी या पटियाला स्टेट की थी, फिर सोलन के अंदर आते थे। नहीं, जो चुंगी की बात थी, जी चुंगी बेसिकली जो शहर है, जी, चुंगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक टैक्स था। मतलब एमसी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। एमसी 1950 के आसपास यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी बन गई। ओके ओके ओके, तो जो चारों तरफ से जो चीजें आती थी जी शहर के अंदर आती थी, इवन फॉर दैट पर्पज ये जो डायर मैकन ब्रूरी थी, जी, तो ये भी जो बाहर से सामान आता था उसके ऊपर चार्ज की जाती थी। ओके और जैसे यहाँ टमाटर वगैरह पहले बेचने को लोग लाते थे, जी तो चारों तरफ चुंगियां बनी हुई थी। जी 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 राजगढ़ रोड में तहसील के पास थी, जी और ये अगर आप जाए तो सोलन गांव मंदिर के साथ ही ऊपर एक चुंगी थी। जी यहाँ हिमानी होटल के पास एक चुंगी थी, सलोगड़ा में एक चुंगी थी। जी तो वो चुंगी जो थी जी, वो चार्ज की जाती थी। आपने 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 कभी दिया है उसे, जैसे पैसा दिया है आपने कभी, आपको याद है? नहीं, हमारे परिवार की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, पर जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते थे हाँ जी, वो, क्योंकि चुंगी चोरी की बात बड़ी होती थी कि फलाना चुंगी चोरी बहुत करता है।
अच्छा, कुछ जैसे सेल्टेक्स चोरी की बात हो तो ये चुंगी चोरी करता है। तो चुंगी चोरी करने को भी व्यापारियों के हाँ, जिसका जितना ज्यादा माल आता था हाँ। तो उसको उतनी चुंगी, तो शायद वो जैसा चलता है जैसे वो सुनते थे, हम सुनते थे। हाँ। तो मतलब ये कब तक रहा सर, ये चुंगी और चुंगी इससे चोरी? 70 के आसपास में खत्म हुई है। अच्छा, मतलब कि सोलन बेसिकली बन गया, जिला भी बन गया उसके आस। नहीं, जिले से पहले हुई है या 70-71 में। ठाकुर रामलाल थे इसको अनाउंस करने वाले, शायद वो मंत्री थे, अच्छा। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो टैक्स तो बहुत आता होगा यहाँ पर सोलन के पास जो लोग। सोलन म्यूनिसिपल कमेटी की ये पोजीशन थी जी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पैसा था जी, वो सोलन म्यूनिसिपल कमेटी के पास था, और इनकी एफडीआर भी बहुत थी। और फिर जब हम ग्राउंड की बात कर रहे थे, ग्राउंड चौड़ा करने की बात, उसमें एक लिटिगेशन हुआ। अच्छा, और इत्फाकन आप ये समझिए कि आपकी प्रोफेशन से जुड़े हुए सोलन में एक बहुत बड़ा नाम था, राइटर पंडित संतराम जी। जी। वो इंडियन एक्सप्रेस और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम करते रहे। जी, तो उनकी जमीन में उन्होंने ये कहा कि कुछ वजह से जाती हुई है, जब एक्विजिशन हुआ है जी, तो कोर्ट में केस चला, जी। तो काफी एफडीआर तुड़वानी पड़ गई थी, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पंडित संतराम और इनके परिवार को ये पैसे मिलने थे। ओके, मतलब काफी ज्यादा hefty सम उनको गया उसके बाद। क्या बात है। हाँ। चलिए, मतलब कि एमसी यहाँ की, वैसे एमसी पे बात करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें या शायद नॉर्थ इंडिया की बात करें, जो मुझे एक बड़ा यूनिक फैक्टर यहाँ के एमसी का लगता है कि यहाँ पर एक दफा एक थर्ड जेंडर के व्यक्ति को भी यहाँ से एमसी में काउंसलर चूज किया गया था। ये कब की बात है? रत्नी नानी या रत्नी नानी जी, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाए, कि बहुत आगे पहुंच जाएंगे हम, लेकिन फिर भी वापस आते हैं। ये रत्नी नानी तो ये तो बहुत कोई 2000 के आसपास की बात है जी। ये एक वार्ड था जिसमें कॉलेज और कोटले के नाला का इलाका आता है जी, तो यहाँ से उनको चूज किया गया था। जी, आपकी बात ठीक है कि थर्ड जेंडर के आदमी को, जी, तो सोलन अपने आप में तो फिर बहुत आगे पहुंचा, पहुंची हुई बात जी। है। वो बहुत प्रोग्रेसिव बात है ये कि अगर कोई थर्ड जेंडर का व्यक्ति यहाँ से जीत रहा है, काउंसलर बन रहा है, इवन उनके उस समय पर चेयरमैन तक पहुंचने तक की बात पहुंच रही थी कि वो चेयरमैन बन सकते हैं। चलिए कुछ ऐसा चला। चलिए, खैर इस पे वापस आते हैं सर। जब हम यहाँ पे पहुंचे, हम स्टार्टिंग से जब चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे। पार्ट सी स्टेट बनता है, सोलन भी आ जाता है। हिमाचल जब पार्ट सी स्टेट बनता है, सोलन भी आ जाता है। इस दौरान जो सोलन का ठोडो ग्राउंड है, इसमें आज के समय हम देखते हैं बड़े बड़े हमारे बीच में राजनेता यहाँ पर आते हैं। आपने खुद से हिमाचल प्रदेश के बनने के बाद से सभी मुख्यमंत्रियों को देखा है, आपने खुद से भी बहुत करीबी काम किया है गवर्नमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट में भी। तो जो ठोडो ग्राउंड है यहाँ पर, अगर मैं प्रधानमंत्रियों की बात करूं या फिर जो नेशनल लेवल के लीडर है, कौन कौन सर आपने यहाँ पे देखे हैं जो आए हैं ठोडो ग्राउंड में? ये ठोडो ग्राउंड में तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, हाँ जी। पंडित नेहरू? हाँ जी, पंडित नेहरू ठोडो ग्राउंड नहीं है, सोलन आए हैं? सोलन आए। सोलन आते जाते जैसे उनकी सभा जो है, जी, ये राजस्थान भवन के बाहर की बात भी कहते हैं जी, कि खड़े होकर उन्होंने एड्रेस किया था। जी, और एक ये जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, अब तो वो पुराना हो गया, जी, एमईएस रेस्ट हाउस के साथ ही जो जी, पुराने बस स्टैंड के साथ है, जी। वहां पर उन्होंने लोगों को गैदरिंग को एड्रेस किया। ओके, पंडित नेहरू जी की बात हाँ, होगी। पंडित नेहरू है। महात्मा गांधी आते हुए यहाँ से, हमने तो मार्शल टीटो भी यहाँ से गुजरते हुए देखा है। हम स्कूल में बचपन में पढ़ते थे जब। नासिर टीटो और नेहरू जी, ये बड़े नजदीकी और वर्ल्ड लीडर्स में इनकी गिनती थी। अच्छा, आपने उनको भी देखा हुआ हाँ, नासिर टीटो आए थे। और एक दफा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, तो वो यहाँ से बसें भर के वहाँ गई थी ऊपर, ये जहाँ पर आजकल आपका मशोबरा से आगे जो गेम खेली जाती है, जो गोल्फ कोर्स की बात हम कर रहे हैं। नालदेहरा में जी। धर्मपुर में हमारे बीच में महात्मा गांधी जी आए थे। धर्मपुर में भी आया महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी तो आपके जो डगशई है, यहाँ पर भी आयरिश जो प्रिजनर्स थे, क्रांतिकारी, उनको मिलने आए थे। जी 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 जी। तो अभी इंदिरा गांधी आपने कहा, मॉडल इंदिरा गांधी आई है जी आपके ग्राउंड में, ठोडो ग्राउंड में। ओके, चंद्रशेखर आए हैं। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर भी है, और उससे पहले भी। ओके, तो बाकी अब वाजपेयी जी और अपने अडवाणी जी। अडवाणी जी तो नहीं मुझे ध्यान,
पर ये मोदी साहब का तो हाँ जी, वो तो आए होते रहे। हाँ जी। हाँ, प्रियंका गांधी भी आ चुकी हैं, राहुल गांधी भी शायद एक दफा आए हैं, प्रियंका गांधी आ चुकी है, राहुल गांधी का मुझे ध्यान नहीं। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने कोई मीटिंग अटेंड नहीं, चलिए, मेरे ध्यान। मतलब बेसिकली बहुत से लीडर्स यहाँ पर आए और ठोडो ग्राउंड पे। हाँ, थोड़ा में तो अब ये मतलब काफी लोग आए। बाकी पर इससे पहले जो गंज बाजार है जी, वो मेन। पॉलिटिकल अड्डा हुआ करता। हाँ, और गंज बाजार में तो आप ये देखें कि गंज बाजार में जयप्रकाश नारायण है, जेपी नारायण, जो जेपी मूवमेंट के जो यूपी मूवमेंट वाले, इंडिपेंडेंस से पहले। जी जी वो तो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। जी 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 और सारा ये जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसमें कांग्रेस से जुड़ के उन लोगों ने काम किया था। जी 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 तो वहाँ वो आए हैं, और ऑलमोस्ट डॉक्टर परमार की वहाँ पता नहीं कितनी दर्जनों मीटिंग है, दर्जनों से भी ज्यादा मीटिंग हुई होगी। जी जी। और सोलन के जो भी मेन फंक्शन होते थे वो गंज बाजार में होते थे। और वहीं पे लोग जुड़ा। और एक स्टेज पे तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी चुके थे, मुरारजी भाई भी 1982 में वहाँ गंज बाजार में आए हैं। ओके, मोरारजी देसाई उस हाँ समय जी, में। हाँ। इमरजेंसी के बाद वो बने थे। हाँ, इमरजेंसी के बाद वो जो जनता पार्टी बनी थी जी तो वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे 1977 में। जी। जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं, जो सोलन में जैसे बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आए और ये सारी चीजें हुई भी, तो जब सोलन की ही हम अगर यहाँ पे आगे की बात करें तो छोटी सी जगह थी और अभी यहाँ पे अभी अपने आप को डेवलप भी कर रही थी, मेले हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। इस बीच में जब सोलन पॉलिटिकली भी एक्टिव होने लग पड़ा और जहाँ पे बड़े बड़े नेता भी आ रहे, ऑब्वियसली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर जो सोलन की पृष्ठभूमि है जिसको बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं कि सोलन वाज द प्लेस जहाँ पर हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश का नाम मिला। जी जी। थोड़ा उसके बारे में आप ऑडियंस को बता दें प्लीज। देखिए, जैसे ही मुल्क में आज़ादी की बात हुई जी कि मुल्क आज़ाद हो रहा है ये वो, जी तो राजा सोलन ने ये जो 3 भी स्टेट्स थी जो बाद में हिमाचल बना था, जी उन सब रियासतों के जो सदर लोग थे उनको यहाँ बुलाया। जी उन्होंने कहा भाई ये तो स्टेज ऐसी आ गई है जी तो हमें तो हटना ही पड़ेगा, जी क्योंकि कांग्रेस का जहाँ प्रेशर अंग्रेजों पे था तो यहाँ का प्रजामंडल मूवमेंट जो था जी उसकी बड़ी एक्टिविटी हो गई थी। जी धामी गोली कांड की बात हो गई थी, सुकेत की बात हो गई थी। जी 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 हमारे पड़ोस में उससे पहले बहुत बड़ा आंदोलन, पिछौता आंदोलन हुआ था। जी 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 तो राजा लोग समझ चुके थे कि इनको नहीं रहना है, जी तो इन्होंने एक अंदर बात पैक्ट भी चल रहा था कि राजाओं को भी थोड़ा सा कंसीडर कर लिया जाए। जी वो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप और जी की वो बातचीत चल रही थी, तो इन्होंने उन सर्कमस्टांसेस में वो किया। जी वो राजा दुर्गा सिंह का इनिशिएटिव था जी और उसी इनिशिएटिव की वजह से सोलन में ही वो ये हुआ जी कि इसको एक स्टेट बना दिया जाए। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये परिस्थिति अलग है जी कि ये सारी रियासतें थी, इसमें कोई जो ब्रिटिश इंडिया का जी या पंजाब का जी कोई हिस्सा नहीं जुड़ा था। जी जी रियासतें जो थी जी वही जुड़ी थी। जी जी। तो इस करके और ये जगह, ये कौन सी जगह पे हुआ था सर, ये जो नामकरण हुआ था हिमाचल प्रदेश? नामकरण तो कहते हैं कि गंज बाजार में जो वो हमारे बीच में। और वैसे एससी ऑफिस की जो बिल्डिंग है, जो पुराना महल था, जी 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 वहां पर ये मीटिंग हुई है। जी और इस घोषणा को कहते हैं कि ये गंज बाजार में घोषणा हुई। और जब वो मीटिंग हुई तो ट्रिब्यून अखबार की मैंने वो पेज देखा है अभी एक किताब में, उस दिन किसी प्रजामंडल के लीडर ने, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि इस मीटिंग में कौन आएगा कौन नहीं, तो डॉक्टर परमार नहीं आए थे। अच्छा। सददेव बुशहरी यहाँ आए थे हाँ और उनके साथ एक बारटला, बड़े मशहूर कोटखाई के वकील साहब थे उस जमाने के, जी। उनका बड़ा योगदान था दोनों का हिमाचल को बनाने के। हाँ, बल्कि जो यहाँ का प्रजामंडल वो था जी वो इनवाइटेड ही नहीं थे। तो होता है लोकल राजा और जिससे जो लोग रहे होंगे। तो जो वो आपने कहा कि ये परमार साहब नहीं थे, एक जो मुझे कहानी पता है वो ये भी है कि परमार साहब वाज देयर एंड ही वांटेड हिमाचल प्रदेश टू बी नेम्ड एज हिमालयन स्टेट। नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि डॉक्टर परमार उसमें नहीं आए थे, जी। क्योंकि ये जो बुशहरी वगैरह थे ये अपने को सीनियर समझते थे डॉक्टर परमार से। और जैसे उसे हाँ, तो इन्होंने राजाओं से बात कर ली जी और इनके लिए तीसरी जगह भी थी, तो राजाओं ने भी इनसे बात कर ले तो वो हो गई।
बट डॉक्टर परमार उस मीटिंग में यहाँ नहीं थे, ये तो पक्की बात है। जी। और हिमालयन स्टेट वाली बात सच्ची है? हाँ। वो चाहते थे कि हिमाचल का नाम हिमालयन स्टेट हो, डॉक्टर परमार? नहीं, डॉक्टर परमार ये नाम यही इन्होंने प्रपोज किया था। ये जो राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जी जी जी। वो नाम कुछ डिफरेंट नाम की बात भी कर रहे थे, पर वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था ना इशू की बात। जैसे ही दिल्ली में इनको बुलाया गया, उसके बाद ये हुआ ना, इनको दिल्ली में राजाओं को बुलाया गया और ये डॉक्टर परमार वगैरह सारे वहाँ थे, जी तो वहाँ कह दी हिमाचल होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर परमार के दिमाग में बात ये भी थी कि वो कुछ और क्षेत्रों को मिला के भी इसको, ओके, वो और बड़ा बनाना चाह रहे थे सर। हाँ जी जी जी। तो सर अब मैं समझ पा रहा हूँ कि जो शिमला है वो जा रहा है पंजाब के पास उस दौरान। हिमाचल प्रदेश जो है वो आ चुका है अपने जो पहला जो मतलब एक प्रारूप हमारा बन चुका है। इसके बाद 71 तक हम लोग मतलब जो सफर हम यहाँ पे करते हैं, तो 71 पे जाके जब हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व दिवस हम जो आज मनाते हैं 25 जनवरी को, इंदिरा गांधी जी जब यहाँ पे बोल दिया कि अब हिमाचल बन गया और नई जगहें जोड़ दी गई, तो उसके बाद की यदि बात करें अब। नहीं, मैं थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो 71 जो है जी इसके बीच में हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक और हिस्टोरिकल काम हुआ। जी 1 नवंबर 1966 को जी। पंजाब के टुकड़े हो गए और जिसमें से हरियाणा बन गया जी। और जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो हिमाचल को मिल गए। ओके। तो ये जो आपका कांगड़ा, जी कुल्लू, जी लाहौल स्पीति, जी 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 ये सारे एरिया तब हिमाचल में आए। जी। वो 1 नवंबर 1966 की बात है। ओके ओके ओके। जो वो भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हिमाचल के बनने। हाँ, और लोग वो जैसे हमने भी यहाँ पे अभी उसे छोड़ दिया, वैसे भी ज्यादातर उसे छोड़ ही दिया जाता है। 71 के बाद वो पूर्ण राज्यत्व दिवस की यहाँ पर घोषणा हो गई। इंदिरा गांधी जी ने कहते हैं कि बर्फ के बीच में ये घोषणा की। हाँ, आप सर पहले मुख्यमंत्री से लेकर अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों को आपने देखा है। आप यशवंत परमार जी के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि उन्होंने खुद भी कई जगह पे जाके श्रमदान किया है। जो पहली सरकार का बजट था वो बहुत कम था। पहली सरकार, अगर आपको थोड़ा याद हो, आपको पूरी तरह से याद होगा वैसे, कैसी थी और किस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि वो बेस जो हिमाचल का बनाया गया, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में भी जैसे कर्जा वगैरह रहता है हिमाचल प्रदेश में, तो उस समय पर कैसे थे, किस तरह उन्होंने चलाया था, और परमार साहब ही क्यों वो मुख्यमंत्री थे? कुछ तो ये हुआ कि जो पुराने लोग थे जी डॉक्टर परमार के बनने में भी, क्योंकि डॉक्टर परमार तो पहले नाहन स्टेट में जज के तौर पे थे, जी तो फिर एक कोई डिसीजन के बाद कहते हैं कि उन्होंने जज बने रहना ठीक नहीं समझाया उनको, जैसे भी हुआ उन्होंने। जी उसके बाद ये जाकर लाहौर में अपना कोई काम कर रहे थे। जी तो जो पुराने प्रजामंडल मूवमेंट के लोग थे, जी उनमें से भी कुछ लोगों ने एक बात ये ठीक समझी जी। कि ये आदमी पढ़ा लिखा आदमी है ओके और हमारी स्टेट पीछे ना रह जाए। ओके। उसमें से जो प्रमुख नाम पहले लिए जाते थे कि जिन लोगों ने लॉबिंग की जी कि डॉक्टर परमार को भी इसी स्टेट का जी जो पहले बनाने की बात थी तो इंचार्ज बना दिया जाए, जी। उसमें बड़ा नाम पंडित पद्मदेव का भी लिया जाता है। पद्मदेव जी। हाँ जी वो प्रजामंडल के बहुत बड़े लीडर थे। जी और आपके शिवानंद रमोल हो गए जी सरमौर से, नाहन से, जी वो भी प्रजामंडल वगैरह के बहुत पुराने लीडर थे। जी। ऐसे बहुत लोग थे प्रजामंडल में जिन लोगों ने काम किया है। पर कुछ एक कॉन्सेंसस बननी ये शुरू हो गई कि यार ये छोटी हिमाचल छोटी सी स्टेट है, जी यहाँ पर रेवेन्यू भी कम है जी और हमें एक पढ़ा लिखा आदमी मिल रहा है। डॉक्टर परमार के हक में एक ये भी बात गई जी जो बाद में ठीक भी प्रूव हुई जी। जब आज देखते हो। तो डॉक्टर परमार उन सर्कमस्टांसिस में आगे आ गए जी। और फिर डॉक्टर परमार ने तो फिर डॉक्टर परमार का नाम लिए बगैर तो हिमाचल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सर। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप उनसे मिले हैं, व्यक्तिगत तौर पे मिले हैं? हाँ, क्यों, किस तरह के व्यक्तित्व था, किस तरह की बातचीत थी? डॉक्टर साहब बहुत साधारण आदमी थे। डॉक्टर साहब से मैं पहले, हम तो हमारे फादर भी प्रजामंडल मूवमेंट पे काम करते थे, जी तो उस नाते इन सब लोगों को देखना, मिलना जुलना। जी और डॉक्टर परमार उस मैंने में अफसर से, तो ये मेरे फादर ने लेट एज में आकर जी वो आयुर्वेद की उन्होंने डिग्री की हुई थी लाहौर से, जी तो उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली थी 55-56 में। जी तो उनकी पोस्टिंग नैना टिक्कर में थी। जी तो मुझे याद है कि एक दिन हम शाम को नैना टिक्कर सड़क पे जैसे घूम रहे थे, तो डॉक्टर परमार की गाड़ी उतरी, निकली, तो डॉक्टर परमार ने गाड़ी रुकवाई अपनी। जी एक प्लाईमाउस की लंबी सी थोड़ी सी गाड़ी होती थी, जी
तो उतरे तो हमारे फादर को एड्रेस करके, पंडित जी आप यहाँ कैसे? और मुख्यमंत्री थे उस समय। हाँ हाँ, तो ये मतलब मुझे वो और फिर मुझे मेरे दिमाग में ये हुआ कि हमने फादर के बारे में सुनी भी तो थी, जी बात कह दी, थोड़ा एक्टिविस्ट थे और कुछ जी। पढ़ा हुआ भी था, जैसे घरघुर में जी 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 ये प्रजामंडल के लिए काम करते थे। जी तो मैंने कहा पर डॉक्टर परमार की आप ये बात देखिए कि हमारे फादर को बहुत बड़े लीडर तो नहीं रहे होंगे उसका, जी जी छोटे मोटे, और कोई डॉक्टर परमार के साथ काम किया हो ये भी कोई नहीं थे, जी पर फिर भी उस जमाने में थे जो उन्होंने प्रजामंडल के एक्टिविस्ट होने के नाते जी। उतर कर बात ये वह उनका मतलब बड़प्पन। उनका बड़प्पन है, बहुत बड़ी बात है। जी, एक आप और भी एक किस्सा सुनाते हैं जो यहाँ से सोलन के डीसी ऑफिस से राजगढ़ के लिए रोड जाती है, उस पे मुख्यमंत्री होते हैं। मैं मतलब वो मैं अब मुझे ये लगता है कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल इस तरह की अकल्पनीय चीज है। और देखिए आप डॉक्टर परमार आ रहे जी। हैं, इतवार का दिन है जी और राजगढ़ रोड बनाने की बात हो रही है, जी, कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, और और मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कॉल देते हैं, शहर के सारे मौजूद लोग जी घरों से निकल के, जी मैं छोटा बच्चा था, मैं भी अपने फादर के साथ जी खिल्ला सा लेकर मैं भी, और डॉक्टर परमार आए। मैं वो डॉक्यूमेंट्री की तलाश करता हूँ पर पब्लिक रिलेशन में मुझे कहीं मिली नहीं, जी तो वो खुद गैती लेकर खोदना शुरू कर रहे हैं, और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की सारी पंचायत के लोग आगे तक जी अपने घर से रोटी लाते, जी। और राजगढ़ तक सड़क बना दी गई। कब तक ये सिलसिला चला सर? नहीं मतलब फिर वो अलग अलग लोगों को बनाने का वो हो गया, ऑब्वियसली। एक ट्रैक सा बना दिया होगा, जी तो उसमें ये कि पंचायत वाले भी आप इतना आप करेंगे, इतना आप करेंगे, ऊपर नीचे की पंचायतें जो है सारी रास्ते में जो भी थे गांव के लोग, सभी लोग। वो इकट्ठे होकर आते, जी और कोई किसी को कोई मेहनत नहीं, कोई मजदूरी नहीं, कोई पगार नहीं। और आप ये देखिए कितनी बड़ी पर्सनैलिटी होगी वो, जी और लोगों का सहयोग देखिए कितना बड़ा। आज अपना गांव के रास्ते साफ नहीं करते लोग, और उस समय पर पूरी एक सड़क खोद के। सड़क खोद के बना दी। और अब इस पर एक विचार होना चाहिए कि लीडरशिप की पर्सनैलिटी और लोगों की डिवोशन। और मैं यही बात क्वेश्चन कर रहा हूँ दूसरी तरह से कि वॉज ए लीडर और अ बॉस? ही वॉज अ लीडर। जब उनकी बात करते हैं तो कहते हैं कि पहली दफा ओक ओवर से बारात भी निकली थी, उनकी शादी हुई थी, दूसरी शादी परमार साहब ने की थी, और वो भी काफी प्रोग्रेसिव एक बात रही होगी, क्योंकि उस वो बात ये है कि वो जो मैं शिमला में ही था उस दिन, जिस दिन शादी की बात हुई है, जी जी तो बेसिकली कोई बारात वाली बात नहीं थी। जी जी वो तो ये है कि डॉक्टर परमार ने मतलब घर के लोगों को भी प्रिपेयर किया, पूछा सबसे, जी और घर की कंडीशन, वो एक जी। चिट्ठी थी, कहीं चिट्ठी नहीं मिलती है। डॉक्टर परमार ने, जी आप देखिए ये व्यक्तित्व का दूसरा पार्ट है जी कि इस उम्र में उनकी वाइफ की तो पहले डेथ हो गई थी, बिल्कुल। अब बच्चे बड़े हो गए हुए थे, जी तो उन्होंने एमएलए को चिट्ठी लिखी अपने शादी के बाद जी कि भाई मैंने इन सर्कमस्टांसेस में ऐसे ऐसे घर वालों से पूछ के, और देखिए मतलब पब्लिक को एमएलए को चिट्ठी लिखने का मतलब ये था जी कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व जी जो अपनी पर्सनल लाइफ को भी ये जी। कह रहे हैं कि भाई ये तो लाइफ ही आप है। तो पत्र लिखकर उन्होंने उनको बताया था कि भाई किन सर्कमस्टांसेस में मैंने, सत्यवती डांग जी सत्यवती डांग जी से उनकी विवाह वो हुआ था। उनके भी पति नहीं थे, जी तो वो मेंबर राज्यसभा भी रही और काफी वो डैशिंग लेडी थी, उनको मैंने दर्शन किए, बातचीत भी हुई है। जी जी। तो परमार साहब मतलब एक तरह से पूरी तरह से जनता के लिए डेडिकेटेड हो चुके थे, कि पूरा कुछ भी है वो जनता का है, चाहे पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ तो आप ये देखिए कि ये बात भी शेयर करना, जी आवश्यकता नहीं है उसकी, तो पर्सनल अफेयर है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। खैर एक बहुत जो एक दुखद अंत मैं कहूँगा कि उनके जो पारी का होता है वो ये होता है कि हाई कमान से ठाकुर रामलाल जी को माना जाता है कि भाई अब इनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, और संजय गांधी जी से ज़्यादा करीबी होने की वजह से उनको हटा के इन्हें बनाया गया था। कैसे वो सर्कमस्टांसेस रहे होंगे? हालांकि वो बात तो ठीक थी कि संजय गांधी उनसे नाराज जी थे, तो वो भी कोई एक कसौली में यूथ कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, यहीं जी। कहीं इसी जिला का हिस्सा है, जी तो वहां से नाराजगी की घटना हम सुनते थे, जी। वो नाराजगी हुई थी। तो डॉक्टर परमार को जब वो बुलाया गया दिल्ली, तो दिल्ली बुला के उन्होंने कहा थी कैसे रिजाइन की, जब उन्होंने बात की, जी। उन्होंने कहा आपने ये बात करनी थी तो मुझे तार कर देते, वही नहीं वही कह देते तो रिजाइन आ जाता, फिर क्या बात। मतलब जैसे बोला जाता है
गजब फकीरी थी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राजनीतिक जीवन से वो दूर रहे। राजनीतिक जीवन से तो दूर रहे थी, पर लोगों के बीच जो परमार साहब की छवि थी, हमने देखा जी डॉक्टर परमार बागथन जी जो जहाँ उन्होंने रहने की जगह बनाई हुई थी, वैसे तो उनका जन्म स्थान तो दूसरी जगह था, जी तो सोलन से एक बागथन को बस जाती। जी डॉक्टर परमार शिमला से यहाँ आते, जी उनके पास छोटा सा जी। कोई ना कोई अटैची टाइप या थैला टाइप, ये जब मुख्यमंत्री थे तब की बात? नहीं उसके बाद जी नहीं रहने के बाद, जी जी तो वो उस बस में जी पहली सीट में बैठकर बागथन से यहाँ पर, ये जो पुराना बस स्टैंड जी। है, यहाँ की बात तो हमने कोई पता नहीं कितने दर्जनों दफा देखा है कि वहाँ और यहाँ लोग बाग उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जी। और वो सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं लग रही थी था। मुख्यमंत्री होने के बाद, मुख्यमंत्री का पद छीनने के बाद भी वैसे की वैसी ही। वैसे शिमला में अक्सर देखने को, मेरी जो शिमला में उनके लास्ट मुलाकात है, जी तो उससे पहले की मैं बात बताता हूँ कि गले में झोला साइड में लटकाया हुआ है, जी और अपने घर से आ रहे हैं, जी और वहां से आकर वापसी में नीचे बाजार से जाते हुए सब्जी मंडी से सब्जी लेकर अपने घर पर। तो सर यहाँ से एकदम बिल्कुल एक पोजीशन से मुख्यमंत्री की एक आम आदमी तक आए, उसके बाद जो उनका जीवन गया, उसके बाद हमारे बीच में आते हैं ठाकुर रामलाल जी। छोटा सा उनका टेन्योर रहा। वो जो टेन्योर था उस समय पर, क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस जो मैं समझता हूँ कि सभी जगह पे उस समय पर, जी जी। वो टेन्योर किस तरह का था? क्योंकि ज्यादातर उसके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन मैं जब जुब्बल कोट खाई की ओर जाता हूँ तो वहां पे वो नाम अभी भी है, अमर है, और लोग बहुत उनको मानते हैं वहां पर, जो मानते हैं। और जहाँ तक उनके बाद ठाकुर रामलाल जी आए, जी और रामलाल जी ने फिर जनता पार्टी टूटी, जी और रामलाल जी के साथ वो जनता पार्टी के एमएलए जो थे जी वो मिल गए, तो रामलाल जी ने गवर्नमेंट बना दी, और उसके बाद दोबारा जो 82 का इलेक्शन हुआ जी उसमें रिपीट करके रामलाल जी ने जी गवर्नमेंट। जी रामलाल जी बड़े साधारण परिवार से, हर आदमी का एक अपना व्यक्तित्व होता है, जी तो बड़े साधारण परिवार से उठे थे, और उस जमाने में शायद ये उतनी पढ़ाई करने वाले इलाके में जी जी। बहुत कम लोग रहे होंगे। प्रोस्पेरिटी उतनी नहीं थी। प्रोस्पेरिटी भी नहीं थी, पढ़ाई जो लॉ करने की बात है, जी रामलाल जी ने भी लॉ किया हुआ था जी उस जमाने में। वैसे तो कोटखाई से तो पहले बारट लॉ भी हुए, जी पर हम सुनते थे केवलराम चौहान एमएलए थे, और एक ये थे कि वे अपने इलाके के पढ़े लिखे लोगों में से। इनसे मिले थे आप? हाँ, ठाकुर साहब से तो हमारी लंबी एसोसिएशन रही। उसके बाद भी जब वो कांग्रेस से बाहर आए हैं, जी तो मेरा उनसे काफी मिलना जुलना, जनता दल में उनको लाने में हम लोग मैं भी छोटे मोटा इस पे जी 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 समझे। जी। उस दौरान मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने भी कांग्रेस के साथ काम किया, फिर आप भी जनता दल में आए होंगे कुछ समय। हाँ, वो 69 के बाद हम, अगर मैं कांग्रेस से बाहर वाली बात थी, तो एंटी इमरजेंसी में भी, जी इमरजेंसी के भी हम खिलाफ रहे मैं, मतलब। और हमको ऐसे कोई बड़ा, उसके बाद मैं नौकरी करता था, नौकरी में भी फिर इमरजेंसी का दौर भी देखा। जी पर रामलाल जी के बस मुझे तो एक बात याद है जी कि रामलाल जी हर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा बोलते थे, और मैंने अपने जीवन में, अपने कॉलेज में, मैं डिग्री कॉलेज सोलन से ही जी ग्रेजुएशन किया है मैंने, जी तो रामलाल जी ने जो इंग्लिश में लेक्चर दिया, मेरी जिंदगी में जी पहला लीडर था जी हिमाचल का जी जिसने इंग्लिश में ऐसा अच्छा लेक्चर दिया था, जी। और जिसका एक एक शब्द मुझे समझ में आया। क्या बात है। उस समय पर आप स्टूडेंट एसोसिएशन में जुड़े हुए थे कि स्टूडेंट ही थे अभी? स्टूडेंट थे, तो एसोसिएशन वगैरह का ज्यादा दौर नहीं था, हाँ हाँ पर ऐसा ही था कि सब्जेक्ट वाइज बनती थी ये वो। जी पर मुझे रामलाल जी के बारे में भी इम्प्रेशन बहुत अच्छा था। और एक रामलाल जी के टाइम में एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जी जो मुझे याद है। उन्होंने एक कोटा ये भी निर्धारित कर दिया जी कि जिस परिवार से एक भी आदमी कोई नौकरी नहीं लगा हुआ है, जी। उस परिवार के बच्चे को भी प्रेफरेंस मिलेगी। यानी कि भाई हर व्यक्ति एक कोई सरकारी नौकरी में होगा ही होगा। अगर जिस परिवार का आदमी कोई नहीं है, जी उस परिवार को भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। जी 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 जी। तो ये एक उस जमाने में काफी लोगों को इससे राहत मिलने वाली बात ओके। और हालांकि समय का चक्कर बदलता है, वहां पे संजय गांधी जी की भी मृत्यु होती है, यहाँ पर इंदिरा गांधी वापस पावर में आती है, जी, और राजीव गांधी का शायद उतना इन्फ्लुएंस अभी नहीं बचता, नहीं बना था, अभी वो बहुत लेट आए थे। अब आती है, शुरुआत होती है यहाँ पर जो बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हिमाचल। मॉडर्न हिमाचल जब बात करते हैं, राजा वीरभद्र सिंह आते हैं, 6 बार मुख्यमंत्री बनते हैं।
अब उनके ऊपर तो एक अलग ही एपिसोड पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेन्योर उनका रहा है उस जगह पर, उस पूरी तरह से। और मॉडर्न एरा में हम लोगों ने भी सबसे पहला जो मुख्यमंत्री देखा वो थे और शांता कुमार जी या फिर धूमल जी थे जी। तो जब हम राजा साहब के उसको देखते हैं तो एक उनकी अपनी एक लेगेसी वहां पर बनती है, और उस लेगेसी की जो बात करें उसमें अप्स एंड डाउन्स जो भी रहे उसकी बात करें तो वो तो ऐसा पार्ट है कि उसके लिए मुझे लगता है कि ज्यादा समय निकालना चाहिए, तो वो तो उस पर इसलिए आज मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और आते हैं इसके बाद शांता कुमार जी, जो लीडर इस तरह के माने जाते हैं। शांता कुमार जी की जब हम बात करें कि जिस व्यक्ति ने कहा नो वर्क नो पे और लोग भड़क गए, उन्हें पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। जी। जो शांता कुमार जी, अगर आपके पास साथ उनका कभी राब्ता हुआ, वो किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह के आदमी थे? शांता कुमार जी ज्यादा साहित्यिक आदमी थे, वो जेल में भी रहे हैं, साहित्यिक आदमी है, आज भी है। उनसे हर एक शब्द जो है, इमरजेंसी में वो लोग जेल में भी रहे जी। जब वो जेल गए तब भी वो एमएलए इलेक्ट हुए हुए थे। क्या बात है, तब भी जेल गए? हाँ 72 में, क्योंकि वो जो जब इमरजेंसी लगी तब ये लोग, तो शांता कुमार जी का राइज भी कोई छोटा राइज नहीं है, और उन्होंने अपने ढंग से कंट्रीब्यूट किया हिमाचल को। उनके बारे में यह है कि वो जितने दोनों बातें हैं, एक तो जो एक्शन लेने में जो उन्होंने किया, जैसे आप नो वर्क नो पे की बात कर रहे हैं, वो की, पर उससे पहले ये कि हिमाचल प्रदेश के आंदोलनकारियों के भी वो समर्थक रहे। जी। तो वो कई किस्म की बात है, पर बेसिकली ओवरऑल जो इम्प्रेशन शांता कुमार जी का है, और ये तो पानी वाली बात थी जी, ये तो कंट्रीब्यूशन है ही ना, जिसको तो याद किया ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और सबने थोड़ा थोड़ा तो कंट्रीब्यूट किया ही है, और अगर बहुत ज्यादा नहीं किया है तो जैसे धूमल साहब की बात, जी, उन्होंने सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहते हैं। देखिए फर्क भी है ना जी, मतलब अब जब हम उनके बनने के बाद गए हैं, और जो पब्लिक रिलेशनशिप धूमल साहब की थी जी, वीरभद्र सिंह जी के बाद जो थी, जी, तो धूमल साहब की पब्लिक रिलेशन में उनका बहुत बड़ा। बिल्कुल। और अब मैं जो अभी हैं हमारे बीच में, जयराम ठाकुर जी थे पिछली टर्म में, और अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, इनके बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि मॉडर्न एरा है, वो ऐसे व्यक्ति को जो काम कर रहा है उस समय पर जज करना। ठीक है, चलिए अब हम और आप तो ये कि इन सबको भी शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते जाइए, हिमाचल को बेहतर करते जाइए। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे बीच में चीज हुई थी, वो हुआ था शिमला एग्रीमेंट सर। वो तो फिर बांग्लादेश लिबरेशन के बाद, तो उसका टेबल अभी भी मैं देखता हूँ कि जो हमारे बीच में राज्यपाल का आवास है वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो जो शिमला एग्रीमेंट, आप यदि वहां थे या आप? मैं असल में नौकरी में था शिमला में। हाँ, तो एक हमारे रिलेशन थे दिल्ली में, वो पैट्रियट अखबार चलता था जी, तो उसकी तरफ से वो वहाँ आए थे जी, तो मुझे शौक भी था कुछ न्यूज़ वाले लोगों का और सुनने का, देखने का। तो हमने पहली दफा जिंदगी में इतने बड़े बड़े कैमरे देखे थे। अच्छा, ये ABC और शायद ऐसे बड़े बड़े, और वो कैमरे शिमला में सारे में देख रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो आए हैं, यंग बेनजीर भुट्टो आई, वो बेनजीर भुट्टो को हमने माल रोड पे देखा। और फिर भुट्टो जब आए हैं तो भुट्टो तो बड़ी पर्सनालिटी थी, बेनजीर तो बिल्कुल साधारण सी लगती थी। तो एशिया बुक हाउस और मिनरवा बुक हाउस से किताबें कुछ वे भी खरीद रही थी। तो कुछ फैसला नहीं हो रहा था, एक ही खबर डाल रहे थे सब लोग कि जी मिसेस भुट्टो ने पैरल पहनी है या बेलबॉट पहनी है, कुछ ऐसी सी खबर। लोगों को ये ज्यादा जानने में इंटरेस्ट था कि भाई उन्होंने क्या कपड़े पहने। नहीं, अखबार वालों के पास खबर नहीं। हाँ, तो अखबार वालों ने, तो फिर वो जो मेरे रिलेशन थे, तो उनके जो एडिटर थे उन्होंने आके पूछा कि वो ये जो आपका ग्रैंड होटल है यहाँ पर बड़ा प्रेस रूम बनाया गया जी, तो सारा वर्ल्ड का प्रेस था। उनका यू हैव सेंट सम न्यूज टू दिल्ली, वो टल रहे थे। तो उनसे, क्योंकि वो बड़े सीनियर आदमी थे उनके एडिटर, तो फिर तो वो मजाक में लग गए उनको कहने कि व्हाट इज द न्यूज, सर देयर इज नो न्यूज, यू हैव सेंट सम डिस्पैच टू द दिल्ली ऑफिस, यस आई हैव सेंट इट, that is regarding some parallel Belfort. तो फिर वो धीरे से यही लग गया कहने की, is she so beautiful to good to look at कि you are telling about her clothes, not talking about the world affair जो इंडिया के बीच में हो रहा है। तो फिर बाद में एक अनअवेयर पकड़े गए सब लोग जब रात को एग्रीमेंट हुआ।
ओके। अखबार के लोग अनवर पकड़े गए। जो वहां पे बात भी हुई थी 90,000 की आर्मी को इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान उस समय पर होता था, बांग्लादेश को लिबरेट किया था, उसके बाद हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ। एक जैसे आप शिमला में रहे भी, शिमला को प्रॉपर अगर हम देखें, ज्यादा हम फिर वापस सोलन पे आएंगे, मैं मुख्यमंत्री पर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। तो शिमला जो आज के समय पे जैसे बताया जाता है कि 25,000 पहले 9-10 हजार लोगों के लिए बनाया गया था, फिर 25,000 तक बनाने के लिए प्रयास किया गया, फिर आज की डेट में तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन ही शायद 20-25 हजार से ज्यादा की है वहां पर। तो आज की डेट का जो शिमला है वो इज इट दैट चार्मिंग जो 50s में था या 60s में था या 70s में था? अभी उतना चार्म बचा है क्या शिमला? देखिए, जो शिमला के पुराने लोग हैं, हाँ जी, उनको तो ये शिमला पसंद नहीं है। आपको पसंद है? नहीं, हमें भी अब उस ढंग से पसंद नहीं है। हम लोग तो जो पैदल चलने का काम था शिमला में, जी। जो शिमला में पैदल नहीं चल सकता था वो तो आप ये देखिए कि मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता था जी कि जो पैदल चलने के इतने शौकीन थे कि अपने घर से चल के आना, जी कॉफी बेशक नाश्ता घर से करना, कॉफी पीनी, उसके बाद ऑफिस जाना, जी, चाहे ऑफिस फिर वापस, फिर कॉफी पीने के लिए आ जाना। अच्छा फिर शाम को, हाँ शाम को भी लोग कॉफी हाउस आना। जी तो वो लाइफ अभी आप जो मिलने जुलने की और जो गर्मजोशी से मिलने जुलने की जगह है, जी वो अभी भी शिमला है। जी आपको जो पुराना आदमी जब मिलता है तो आपको लगता है कि शिमला लाइफ है। जी जी और उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि वहां पर पैदल चलने के स्पेसेस जो है अभी भी बचे हुए हैं, पर लिमिटेड हो गए हैं थोड़े पहले के मुकाबले। हाँ धीरे धीरे तो कम होता ही जा रहा है। जैसे पहले बहुत ये थे कि आप शुरू कीजिए, आप यूनिवर्सिटी से शुरू कीजिए, जो समर हिल यूनिवर्सिटी से, जी आप वहां से पैदल चलते चलते और आप सेंट बीट्स तक पैदल जा रहे हैं सभी लोग। और जो पहाड़ नहीं, सब लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो पैदल चलने के वो। हाँ। अच्छा, अब शिमला जो नए शिमला की बात है, अभी क्राउडेड स्टेशन वैसे ही हो गया है, जी और जब टूरिस्ट आते हैं तो फिर तो एडिट हो ही जाता है। जी 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 तो वो शिमला पुराने वाला शिमला तो नहीं रहा, और जिसकी कल्पना भी शायद नहीं की गई होगी कि हाँ जी हाँ। खैर सोलन अच्छा, वो सब जगह की बात होगी, सोलन में भी वही बात होगी। बिल्कुल। मैं सोलन और शिमला के इकट्ठे करके बात करता हूँ। आज़ादी होती है सर, हाँ जी, एक यूनिवर्सिटी थी जो पाकिस्तान में थी, उसका भी विभाजन होता है। यूनिवर्सिटी का नाम था पंजाब यूनिवर्सिटी। जी इसकी दो स्पेलिंग्स बनती है, एक PUNJAB जो वहां पे रहेगी, या फिर PANJAB, दोनों में से एक भारत में आती है। और क्योंकि पंजाब उस समय पर जो ग्रेटर पंजाब था और हिमाचल प्रदेश अभी बना ही था, और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के थे, 4 डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश के थे, वो आता है। और वो उसका बहुत सा पार्ट जो है वो आता है हमारे बीच में सोलन में। काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता कि पंजाब यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली शुरुआत जो इंडिया में हुई है वो सोलन के आसपास, शिमला हिल्स कहा जाता था, वहां हुई है। वो दौर आपने देखा होगा सर? मुझे याद है असल में, ये खैर जब यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई, जी ये तो 47 के और 48 में हो गई। जी जी तो मैं तो 48 बॉर्न हूँ, बस 52-53 के बाद का मुझे याद है जी कि ये जो कंटोनमेंट एरिया है, जी कंटोनमेंट एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो थे, जी जब लाहौर से यूनिवर्सिटी शिफ्ट होने की बात हुई तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वाइस चांसलर का और रजिस्ट्रार का ऑफिस यहाँ सोलन में था, जी जो कि जब चंडीगढ़ में बन गया तो 54-55 में यहाँ से शिफ्ट हुआ। जी 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 और उस समय सोलन एक ऐसे लगने लगा कि डेजर्टेड हो गया। अच्छा, जैसे ही वो यूनिवर्सिटी गई, हाँ, तो उस जमाने की अगर पॉपुलेशन में से आप 1,500-2 हजार आदमी भी माइनस कर रहे हो, जी 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 तो आप देखिए तो डेजर्टेड था। पर मुझे थोड़े से और भी याद है, जी यहाँ एक अग्निहोत्री साहब रजिस्ट्रार होते थे, जी तो हमारे फादर के साथ भी उनके ताल्लुकात थे। वो उनकी मैं इंट्रोडक्शन और भी दूं आपको, जी। ये जो रत्ती अग्निहोत्री एक्ट्रेस है, अच्छा अच्छा, इनके वो दादा थे, ओके ठीक है, वो भी यहाँ रहते थे। ओके ओके तो जब वो यहाँ से शिफ्ट हुए चंडीगढ़, जी मैं अपने पिताजी के साथ पहली दफा उनके पास ही रहा हूँ चंडीगढ़ में जाके। ओके 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 चंडीगढ़ भी आपके सामने सामने ही बना सर? मतलब चंडीगढ़ सामने ही कहना चाहिए कि तब कच्ची सड़कें थी। सोलन से बहुत लोग शिफ्ट हो गए थे चंडीगढ़। अच्छा, सोलन छोड़ के चंडीगढ़ को काफी लोग गए। मतलब जब पंजाब यूनिवर्सिटी गई है तो काफी लोग ये हुआ कि अब काम घट गया यहाँ। अब सर अगर सोलन की बात करें तो ये जो यहाँ पे जो हब माना जाता है, एक मशरूम और एक दूसरा टमाटर, हाँ जी, ये आया कब यहाँ पे? क्योंकि उससे पहले तो मैं जो समझ रहा हूँ कि बाहर के व्यापारी भी आके यहाँ पे रहे, जो जिस समय पर हमारे बीच में इंडिया का विभाजन हुआ तो भी लोग इधर को आके रहने लगे जो यहाँ को आना चाहते थे। लेकिन
जो एग्जैक्ट अगर हम बात करें कि जो यहाँ के लोग हैं, इन्होंने टमाटर, क्योंकि आपने जैसे बताया बाहर से भी टमाटर आया करता था, अभी भी आता है, तो जो टमाटर उगाने का अगर कुछ है उसके बारे में। नहीं, टमाटर का तो सोलन का टमाटर था एक जमाने में ना जी। जी वो हिंदुस्तान में एक ऐसा टाइम होता था जी, कि जब टमाटर ही सोलन में होता था। मतलब बाकी जगह बहुत कम। उस दौरान नहीं होता था, उस पीरियड में नहीं होता था, साल के ओके उस दौरान में। तो इस करके हमें अच्छे रेट भी मिलते थे। ओके और सोलन के टमाटर जो था उसकी लागत भी बहुत अच्छी थी। जी। टमाटर बहुत जगह लग भी नहीं रहा था। जी 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 अब जैसे जैसे धीरे धीरे लगने लगा तो और फिर बहुत जगह होने लग गया, जी। तो हमें तो अभी भी रेट तभी मिलता है टमाटर का ठीक, जब कहीं और जगह नहीं होता है। जी जी। और टमाटर के साथ ही सर यहाँ पे जो दूसरी फसल जो मैं नोटिस करता हूँ वो मशरूम, जिसके बारे में कहते हैं काफी पहले से मशरूम सिटी कहा जाता है सोलन को। मशरूम तो देखिए, अभी मशरूम तो काफी लेट आई, जी क्योंकि जब हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ जब खुला, जी कॉलेज खुलने के बाद ही तो मशरूम वाली बात तो आप इस कोई 70 के आसपास की शुरू हुई है। और उसके बाद पर ये कि यहाँ का जो मौसम है जी उसके मुताबिक मशरूम उगाने के लिए इस जगह को बहुत ठीक माना गया, जी और उसमें लोगों ने बहुत तरक्की भी की, बहुत पैसा भी कमाया। जी जी और अब तो आज की डेट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मशरूम भी यहाँ है जी जी इसी नाते। जी तो यहाँ के लोगों ने बड़ी रिसर्च की है उस पर, जी बड़ा काम हुआ है, और अब मशरूम की बहुत अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं, जी। तो तभी मशरूम सिटी ऑफ सोलन। एक सर एक किंवदंती है या सत्य है, ये जानना चाहूंगा कि कंडा घाट की जब बात करते हैं तो वहाँ के कोर्ट के लिए कहा जाता था कि यहाँ पे एक दिन में शादी हो जाती है। यदि जैसे कि भाई आज अगर आपने एफिडेविट दिया तो 1 महीने का समय होता है जनरली कि हम शादी कर रहे हैं, किसी को कोई अगर दिक्कत है तो आप 1 महीने में अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कंडा घाट का कोर्ट है पहले के समय में, अभी तो ऑब्वियसली नहीं होगा वैसा, तो वहाँ 1 दिन में शादी हो जाती थी। क्या कितना सत्य है ये? हाँ, ऐसा कहते थे जी, क्योंकि हमारा जब जवानी का टाइम था जी तो हम कई नौजवान लोग जो इसमें वहां तक इस आगे तक बढ़ने के लिए जी शादी की रजिस्ट्रेशन की बात होती थी, तो काफी लोग आगे वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते थे। आपने भी ऐसा सोचा था कि मैं भी अगर कुछ ऐसा होगा तो? नहीं, मुझे ऐसा कोई चांस मिला नहीं ऐसा कोई चांस मिला और जरूरत नहीं पड़ी ऐसे। चलो भगवान की दया से। पर वैसे काफी हमने सुना ये बात को जी कि सेम डे रजिस्ट्रेशन हो जाती है। हाँ, ये होता था नहीं होता था इसके बारे में? नहीं नहीं, मैं होता था। होता तो हाँ, तभी तो कहते होंगे लोग। अभी भी तो थोड़े साल पहले तक भी हम सुनते थे, जी क्योंकि मुझे एक शादी में बुलाया किसी ने, जी तो मैंने कहा यहाँ क्यों किया आपने? जी कहते बच्ची ने बाहर जाना है जी कल, तो सेम डे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो फिर इसका पासपोर्ट बनने में और वीजा बनने में आसान रहता है। क्या बात है, मतलब एक अलग ही जैसे फैक्टर देखने को मिलता है। सर अब जब सोलन की हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में ट्रेन आ गई, एक अब समय आता है सर, ये जो हम आगे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक समय आता है कि यहाँ पर एजुकेशन हब बन जाता है। उससे पहले एक छोटा सा बात मैं आपसे पहले भी, एजुकेशन हब से पहले सोलन का मॉल रोड बड़ा फेमस है, पहले शिमला का, मनाली का, सोलन का भी उतना ही फेमस है। ये जो मॉल रोड क्या बंद करने की प्रथा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये हुआ किस तरह होता? अब ये मुझे कहने में तो थोड़ा सा संकोच भी हो रहा है जी एक स्टेज में मेरे दिमाग में बात आई, हम कुछ दोस्तों ने चाय पीते हुए ये तय किया जी कि यार ये बंद होना चाहिए। जैसे मैं आपको शिमला में वॉक, हाँ वॉक करने के लिए जगह होनी चाहिए। तो बाल्दी साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, हाँ हाँ, जो बाद में CS भी रहे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे। तो बाल्दी साहब को मैंने एक चिट्ठी लिखी, जी और वो चिट्ठी मैं कभी आपको दिखाऊंगा। जी जी अभी मैं कागज तलाश कर रहा था तो मुझे मिली। जी मैंने उस जमाने में जब वो डिप्टी कमिश्नर थे उनको मैंने कहा भाई सोलन का एक्सपेंशन हो रहा है बहुत ज्यादा, जी और हमें कई बातों के मामले में बात करनी चाहिए कि जैसे पार्किंग कहाँ होनी चाहिए, जो आज समस्या सारी आ रही। हाँ बिल्कुल। और ये भी, और उसमें एक बात ये भी जोड़ी गई कि इसको बंद किया जाए। जी तो बाल्दी साहब ने बड़े इंटेलिजेंटली जी यहाँ के काफी लोगों को इकट्ठा किया, जी व्यापारी लोगों को, दूसरे तीसरे लोगों को, ये वो, फिर ये बंद हुआ था। जी और उस जमाने में यहाँ जो कुछ व्यापारी लोग थे, जैसे सदा होता है, जी, तो मुझे काफी मतलब बैकलैश झेलनी पड़ी। मुझे नाराजगी उनकी झेलनी पड़ी। तो अब तो हम मजाक में कभी कहते हैं, क्योंकि अब वो कहते हैं जी टोटली बंद हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहानी सुनी थी ना सर इसकी, कि मुझे DC साहब का नाम पता नहीं था, जो बाल्दी साहब आपने बताया कि DC साहब ने बंद कर दिया, और यहाँ के व्यापारी चले गए मुख्यमंत्री के पास, जो वीरभद्र सिंह जी थे। बताता हूँ आपको। जी हाँ प्लीज बताइए। तो व्यापारी नहीं गए जी, यहाँ के थोड़े कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने नए नए 3 व्हीलर के लाइसेंस लिए, तो वो कंडा घाट पे एक
आए थे वीरभद्र सिंह जी, जी तो इधर वालदी साहब ट्रांसफर हो गए, जी। तो उन्होंने नैंटा साहब आए तो उन्होंने उनको ऑर्डर कर दिया। जी ये जो 3 व्हीलर वाले लोग उनको मिले थे जाके, जी मतलब कांग्रेस के कुछ जी जी परिवारों के लोग भी थे, जी तो उन्होंने वहां से वो ऑर्डर कर दिया। जी फिर मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी, जी जो उस जमाने के अखबार के लोगों ने, जी हेमंत जी आज उस पे जी आज एडिटर है जी। और दत्त साहब थे, वो जी। चिट्ठी छापी जी। अखबारों में। जी तो मैंने उनसे कहा कि भी ऐसे ऐसे करके ये हुआ था, और आपने बिना दूसरा पक्ष सुने हुए जी ये दादा साहब किया। से आप कह रहे हैं ये? हाँ, जी। मैंने चिट्ठी उनको एक लिखी जी और मैंने कहा ये आपने ठीक नहीं किया, क्या पैदल चलने वालों का भी कोई अधिकार है मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। जी 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 वो मेरे मुताबिक काफी हार्ड लेटर था, मतलब मुझे मतलब उतना ना लिख के भी। बात बन सकती थी। हाँ, हाँ जी तो फिर उन्होंने नैंटा साहब को, जी फिर आगे डेवलपमेंट होता रहा, जी फिर ये दोबारा बंद हो गया। जी फिर एक और आए तो ये शहर के कुछ व्यापारी लोग और कुछ लोगों ने मिलके जी एक लट्टू डिप्टी कमिश्नर आए, वो फिर कुछ इन्होंने प्रेशर सा बनाया, कोई एक शंकराचार्य किसी केस में फंस गए थे, जी तो उस पर बंद करने की बात थी, तो कुछ लोग इकट्ठे जैसे हो जाता है एक जी 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 बाद में उन्होंने खोल दिया इसको जी दोबारा। जी फिर अनफॉर्चुनेटली एक साइंटिस्ट है, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में यहाँ डेथ हुई, जी तो उसके बाद फिर ये दोबारा बंद हुआ। आज के टाइम में अच्छी और बुरी सारी घटनाओं के बाद भी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे लोग बहुत मानते हैं, जानते हैं और पसंद करते हैं। तो मैं तो खुद मजाक, मैं तो शाम को घूमने वाला हूँ वहाँ खुद, जी 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 तो मुझे कोई पूछता है, कई लोग मजाक में पूछते हैं या पीछे से हंसते भी है, जी कहते जी अच्छा आप सैर करने, मैंने कहा मुझे तो नापना पड़ता भी, कल और आज में सड़क छोटी तो नहीं हो गई। क्योंकि आपने तो ये स्टार्ट भी किया है ना। चलो अच्छा है जी। देखिए आज के समय में सब लोगों के लिए वो एक अच्छा, मुझे लगता है व्यापारियों को भी उससे बहुत फायदा मिलता है और ये सारी चीजें भी। हाँ, अब तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी, मतलब कुछ लोगों को नाराजी भी हो सकती है बात सुनने में, देखिए अब पहली स्टेज ये आएगी कि इसको वन वे करना पड़ेगा कभी समय पर। हाँ, और फिर अल्टीमेटली तो ये है कि ये एरिया टोटल आप क्लोज करेंगे, पर उसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है, हमें दोनों साइड में प्रॉपर 300 गाड़ियों की पार्किंग बनानी चाहिए, ताकि व्यापार, यहाँ का व्यापार भी जो है वो बढ़े, और व्यापारी अपने पास नौकर रख लेंगे या किसी और को, और बिल में ही ऐड करके वो उनकी गाड़ियों में वो करते हैं, ताकि शिमला से इधर उधर से सारा जो आसपास से लोग आते हैं उनको भी सुविधा रहे, लोगों को चलने को भी वो रहे, व्यापार भी बढ़ना चाहिए सोलन का। तो अल्टीमेटली तो इसको बंद करना पड़ेगा सारे उसके लिए। किसी जमाने में शायद ये होगा। और अगर सोलन की बात करें, वो ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा मैं इस बात को, जब सोलन की बात करें, मॉल हमने बात कर ली, ये सारी अब यूनिवर्सिटीज की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो हमारे सामने ही इतना ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस किया, उसके बाद तो यहाँ पर लोगों की बाढ़ आ गई और बहुत से बच्चे आके रहने लगे सोलन शहर में। उसी दौरान पे आपने जो इसे नगर निगम बनाने के लिए भी आपने एक संघर्ष समिति स्टार्ट की थी, और क्योंकि हमने कवर किया है उस दौरान पे तो हमें बहुत अच्छे से पता है, और वो आप नगर निगम ये बन गया। अभी के समय पर अगर हम सोलन को देखते हैं तो जितना भी जो सोलन है पर्टिकुलरली, आपके अनुसार जितनी तेजी से ग्रो करना चाहिए था उतनी तेजी से ग्रो किया? नहीं, ग्रो तो किया है जी, पर अनफॉर्चुनेटली जी ये हैफेजर्ड ग्रोथ हुआ, वो नहीं हुआ, जैसे कैलकुलेटेड नहीं रहा, ये अपने आप होता रहा। अच्छा प्लान्ड ग्रोथ होना चाहिए जी 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 आप, और जो वो प्लान्ड ग्रोथ नहीं हुआ है, जी मैं भी थोड़ा सा अर्सा यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन रहा, जी बिल्कुल, आप मतलब मैं भी कोई जिम्मेवारी लेने को, मुझे लगता है कि मैं इस फ्रंट में, हम इतने प्रेशर में चारों तरफ से रहते थे जी कि हम अपनी ड्यूटी पूरे ढंग से नहीं निभा पाए। जी इस मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, जी इस जमीन की बहुत देनदारी है, जी तो मुझे कभी बोझ लगता है कि जब जितना हैफेजर्ड हो रहा था जी उसके खिलाफ उतनी तेज लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी, जी 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 पर हमने नहीं लड़ी। चलिए, उम्मीद करते हैं धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। एक आखिरी चीज सर, जो हमारे बीच में ये चिल्ड्रन पार्क है जो मॉल रोड के साथ में है, ये चिल्ड्रन पार्क ये बना कब है, और ये चिल्ड्रन पार्क ही था पहले से या यहाँ पे हुआ क्या करता था? यहाँ पर बेसिकली मोहम्मदन भाइयों के कब्रिस्तान था, ये कब्रिस्तान है जहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है? कब्रिस्तान है, ये सारा कब्रिस्तान था। और शायद आलोक साहब के पास दूसरे जो डिप्टी कमिश्नर आए मिस्टर कौ, दूसरे होंगे तीसरे, कौ साहब के जमाने में प्लानिंग हुई। ओके,
कि शहर के बीच की जगह है हाँ, और बच्चों के खेलने के लिए खेलने के लिए कोई नहीं है जगह। हाँ, तो आज को साहब को भी देखो याद कर रहे हैं, जी उनकी स्मृति को भी नमन करते हुए, बिल्कुल। ये उनकी देन थी। ओके, हाँ, तो जैसे हम बोल रहे हैं कब्रिस्तान की भी जगह थी, तो ये कब्रिस्तान की जो जगह थी तो देयर वाज अ लॉट ऑफ मुस्लिम पीपल ओवर हियर। नहीं ये पुराना असल में ज्यादा तो कब्रिस्तान का पहले ये था, पार्टीशन से पहले सोलन में। हाँ, उस दौरान काफी थे। जी। फिर उसके लिए उनको जगह भी सिलेक्ट करके और दी गई। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो ये जो इसका प्रारूप है ये कब जैसे बना, ये इस तरह के प्रारूप में ये आप ये देखिए ना, ये तो 72 में जब डिस्ट्रिक्ट बनाया ना, जी जी जी, ये उसके बाद का डेवलपमेंट। ओके ओके ओके, उससे पहले जवाहर पार्क था जो ऊपर। वो तो अभी भी है। हाँ, वो जब हम भी बच्चे होते थे तो हमारे माता पिता हमें ऊपर, ओके, और एक जैसे जो बाहर से भी लोग आते थे जी जी जी, तो वहाँ वो वहीं लेकर जाएगा जवाहर पार्क। आखिर में सर, जैसे अभी की हम बात करें, अब पूरे सोलन डिस्ट्रिक्ट की मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा। एक सोलन शहर है जिसके बारे में हमने बात की, इसके कल्चर की हमने बात की, जो म्यूजिक वगैरह मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ऑब्वियसली जो पर्टिकुलरली उसमें ही बहुत ज़्यादा बात हो पाएगी। जब हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिकली बेस्ट लोकेशन में ये बैठा हुआ है, जहाँ पे चंडीगढ़ और शिमला बिल्कुल इसको पास में पड़ते हैं। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ सोलन के पास में है, जो हमारे बीच में ये एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। सोलन की प्रगति बहुत तेज़ी से हुई। आज की डेट में सोलन अगर आप देखते हैं तो क्या लैक करता है पहली चीज़, और किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, सोलन में जो पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट है जी वो स्टेट में किसी भी अर्बन जगह में नहीं है जी, हमें अब इसकी जो नेक्स्ट प्लानिंग है उसको उस हिसाब किताब से ही करना चाहिए जी कि अब पीछे जो 11 में है जी 21 या 22% इंक्रीज जी, पॉपुलेशन हुआ है। ओके, तो अब जब इसी हिसाब किताब से किसी भी बात के लिए, अब अनफॉर्चुनेटली इस दफा का सेंसस नहीं हुआ जो 2021 में होना चाहिए, जी जी तो उसी हिसाब किताब से हमें प्लान पर अभी जो सोलन की बड़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जी जिस पर अब जो सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। जी सोलन पानी की दोबारा से बहुत बड़ी किल्लत की तरफ बढ़ रहा है। जी इसमें शायद कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं, पर योजना बनाने का नहीं है, इसको तो बड़े अर्जेंटली लेना चाहिए, क्योंकि अगर पानी आएगा जी तो आप सोलन में टोटल में सीवरेज भी इससे जुड़ी हुई है बात, जी तो आपका सीवरेज भी होगा, नहीं तो गंदगी आप बढ़ती जा रही है। जी जी दूसरा, आपको ये जो पार्किंग्स है जी और पेडेस्ट्रियन पाथ जी और ये जो ग्राउंड की आपने बात की, जी अब इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, जी हमारा ये तो कभी कारपोरेशन एरिया बना है, जी इसमें काफी गुंजाइश है कि नए ग्राउंड की बात जी 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 की जाए, जी तो ये जो करने की बात है। और दूसरे, सोलन में एक मतलब इसको अन्यथा ना लिया जाए, बिल्कुल सोलन में अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है जी कि सोलन में जो लोग आए जी या जो बसे हुए हैं या जो पुराने लोग हैं, जो भी यहाँ के बेनिफिशियरी हैं, जी वो जब सोलन की कभी तरक्की की बात होती है जी, तो उनका सहयोग नहीं रहता। ओके, क्या तो मेरा आग्रह आपके माध्यम से सब लोगों से ये भी है, जब भी कोई तरक्की की बात हो तो पहले तो कम से कम सब साथ दिखे तो अच्छी बात है, जी नहीं तो सिर्फ छोटे छोटे इंटरेस्ट लेकर तरक्की तो नहीं है, तरक्की हमारे और आपके कहने से रुकेगी नहीं, जी जी जी, पर अच्छे ढंग से हो, प्लान अच्छी योजनाबद्ध ढंग से हो, जी, तो इस शहर का जो फ्यूचर है वो बहुत और अच्छा है। यहाँ एक्सपेंशन का भी बड़ा भारी स्कोप है, जी और जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे उतने बड़े यहाँ आकर उन्होंने पैसे कमाए हैं, पैसे कमाए, अच्छा है जी, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं जी, और अच्छा। पर उस सब के लिए थोड़ा सा ये है कि सोलन शहर या हमारे इलाके की तरक्की कैसे हो, जी, इसके लिए जैसे हम कहते हैं जी भगवान का नाम लेना चाहिए, जी, इसके लिए भी अगर रोज 2-3 मिनट का टाइम अगर लोग निकाल सके हाँ, ये भी बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक भक्ति होगी अपनी उस जमीन के लिए। कुल राकेश पंत साहब, आप इतना समय आपने हमारे लिए निकाला, आप और इतनी आपने बात की सोलन के बारे में, और
बातें करने के लिए भी और भी हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस पर धीरे 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 करके बात करेंगे। लेकिन सोलन स्पेशल इस एपिसोड में आप पहुंचे, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना कुछ हमारे ऑडियंस को बताया, उस समय के बारे में बताया जो वो लोग नहीं भी जानते थे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य कि मैंने जो सुना या पढ़ा हुआ है मैं आपके माध्यम से सबको अपनी बात सुना सका। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगली बार फिर मिलेंगे। देवियों और सज्जनों, अभी के लिए इस पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कौन सा बिट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में हमें बता दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे पॉडकास्ट को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। हम आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नंदू भाई के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद माचल।